हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन चैप्टर में वी हैव कंप्लीटेड विद द ऑर्गेनिज्मिक लेवल। चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इकोलॉजिकल हायरार्की को किस तरह से डिवाइड किया गया है। इकोलॉजी की जो सबसे छोटी यूनिट है वो है ऑर्गेनिज्म, यानी कि सिंपली इंडिविजुअल। सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म जो किसी एक जियोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं उसको आप कहते हैं पॉपुलेशन। डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलकर बनाती है एक कम्युनिटी। अगर उस कम्युनिटी में आप एबायोटिक फैक्टर्स के इफेक्ट को भी स्टडी कर रहे हैं तो बन जाता है इकोसिस्टम। अलग अलग इकोसिस्टम से मिलकर बनता है बायोम, एंड सारे बायोम जो भी अर्थ पे प्रेजेंट हैं वो सब मिलाकर कहलाते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, तो ये जो अलग अलग लेवल्स हैं इकोलॉजी के बच्चों, उनमें से इस चैप्टर में आपको 2 ही लेवल्स पढ़ने हैं, एक तो ऑर्गेनिज्मिक लेवल और दूसरा पॉपुलेशन लेवल। जिसमें से ऑर्गेनिज्मिक लेवल में मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया था कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि न्यू एनसीईआरटी में से तो ये पार्ट डिलीटेड था, बट एनएमसी के सिलेबस में लिखा है ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। अब वो चैप्टर का नाम लिखा है उन्होंने या टॉपिक का वी डोंट नो, तो हमने तो सेफ साइड के लिए ऑर्गेनिज्मिक लेवल भी पूरा पढ़ लिया है लास्ट 2 सेशंस में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का विच बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट, और अगर आप लास्ट ईयर में क्वेश्चंस देखेंगे तो पॉपुलेशन पार्ट से ही क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए हैं बच्चों। उसमें भी पॉपुलेशन में आपको 3 चीजें पढ़नी है यहाँ पर। एक तो आपको पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स पढ़ने हैं। एट्रीब्यूट वर्ड का मतलब मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। एट्रीब्यूट्स का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, कि अगर आप किसी भी पॉपुलेशन को स्टडी करना चाहते हैं तो आप उसकी बर्थ रेट देखेंगे, वहां पे डेथ रेट देखेंगे, सेक्स रेशियो देखेंगे, एज पिरामिड देखेंगे, या पॉपुलेशन का साइज यानी डेंसिटी देखेंगे। ये 5 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी पॉपुलेशन को स्टडी करने के, तो इन 5 के बारे में पढ़ना है। देन आपको पढ़ना है ग्रोथ मॉडल्स के बारे में, कि जब कोई पॉपुलेशन ग्रो करती है तो वो 2 पैटर्न में ग्रो करती है बच्चों, या तो सिग्मॉइड पैटर्न में सिग्मॉइड कर्व बनाती है, लॉजिस्टिक ग्रोथ करती है, या फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस पे से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अच्छा लॉजिकल टॉपिक है। एंड लास्टली जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो है बच्चों पॉपुलेशन इंटरैक्शंस। अगर किसी बच्चे को ये पूरा चैप्टर नहीं याद रह रहा हो तो मैं कहूंगी पॉपुलेशन इंटरैक्शंस वाला टॉपिक तो जरूर से आप 2-3 बार रिवाइज करें। इससे अकेले से 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं, कभी कभार 2-3 जो भी है ना आते ही आते हैं। एक तो पक्का है कि आएगा ही आएगा, 2 भी आ जाते हैं कई बार, तो इसलिए इंटरैक्शंस वाला टॉपिक तो आपको अच्छे से करना ही करना है, वो लास्ट में है। ठीक है, बट हम तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब भी कोई चीज पहली बार पढ़ रहे हो तो उसको पूरा पढ़ो, कुछ भी मत छोड़ो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन लेवल में। सबसे पहले एट्रीब्यूट्स, जो भूल जाते हैं यहाँ पे मीनिंग लिख लो। एट्रीब्यूट का मतलब होता है कैरेक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या लिखा है देखना है एनसीईआरटी में। इन नेचर वी रेयरली फाइंड आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीशीज। कभी ऐसा सुना है कि किसी जगह पर उस स्पीशीज का बस एक ही ऑर्गेनिज्म रहता है, उसको सरवाइव करने के लिए या अपनी आगे स्पीशीज के को बढ़ाने के लिए उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म भी तो चाहिए बच्चों। कभी भी देख लो आप, बैक्टीरिया ग्रुप में मिलेंगे आपको, ट्रीज ग्रुप में मिलेंगे, प्लांट्स ग्रुप में मिलेंगे, एनिमल्स ग्रुप में मिलेंगे। तो सिंगल इंडिविजुअल अकेला तो रहता ही नहीं है, वो हमेशा ग्रुप में रहता है। और अगर एक स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है तो उसी को आप क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। मेजॉरिटी ऑफ देम लिव इन ग्रुप्स एज वेल एज इन वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया। मैं आपको शुरू से कह रही हूँ इस चैप्टर में कि पॉपुलेशन को डिफाइन करने के लिए 2 की फैक्टर्स हैं। पहला, एक पॉपुलेशन में सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स लिए जाते हैं और दूसरा हमें यह भी बताना पड़ता है कि हम किस जगह की पॉपुलेशन स्टडी कर रहे हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि ह्यूमन की पॉपुलेशन, तो आप बोलेंगे मैम वर्ल्ड में बतानी है, इंडिया में बतानी है, चाइना में बतानी है, तो हमेशा एक वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया भी पॉपुलेशन में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, अगर सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स हैं तो बट ऑब्वियस वो कॉम्पीट करेंगे रिसोर्सेज के लिए, या तो शेयर करेंगे, कॉम्पीट करेंगे, ये सब नॉर्मल है, इवोल्यूशन में भी हमने पढ़ा था। पोटेंशियली इंटरब्रीड करेंगे क्या, इंटरब्रीड यानी रिप्रोड्यूस करेंगे क्या, सेम स्पीशीज के मेंबर हैं तो रिप्रोड्यूस भी करेंगे, एंड दस कॉन्स्टिट्यूट अ पॉपुलेशन। तो यही पॉपुलेशन की डेफिनेशन बन गई है। आप इसे हाईलाइट भी कर सकते हैं। क्या कहेंगे, इंडिविजुअल्स लिव इन ग्रुप्स इन अ वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया विच शेयर और कॉम्पीट फॉर सिमिलर रिसोर्सेज। पोटेंशियली इंटरब्रीड लिख दिया तो अंडरस्टूड है वो सेम स्पीशीज के हैं, फॉर्म्स अ पॉपुलेशन। ठीक है, ऑल्दो द टर्म इंटरब्रीडिंग, नॉर्मली हम ब्रीडिंग वर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रेफरेंस में यूज करते हैं ना, बट अगर हम पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं तो ब्रीडिंग में आप ऐसे आप कहोगे मैम बैक्टीरिया तो मल्टीप्लाई करके अपनी कॉलोनीज बढ़ा रहे हैं, तो क्या वो एक पॉपुलेशन नहीं है? बिल्कुल है। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि वैसे तो ये जो टर्म है इंटरब्रीडिंग, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज होती है, बट
a group of individual resulting from even asexual reproduction is also considered as a population for the purpose of ecological study. तो population में अगर आप ecology में population को study कर रहे हैं तो interbreeding में asexual plus sexual दोनों तरह का reproduction include है, ठीक है। आगे लिखा है, अब जैसे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको कि आप किस चीज को एक पॉपुलेशन कह सकते हो। जैसे जनरली आपने देखा होगा जो वेटलैंड्स है, नदियों वगैरह के आसपास की जो जगह है, वहां पर एक बर्ड्स घूमते रहते हैं जिनकी आगे से एस शेप की नेक होती है, व्हाइट एंड ब्लैक कलर के ऐसे बर्ड्स होते हैं जो थोड़े से डक्स की तरह दिखते हैं, थोड़े से, नॉट एग्जैक्टली, वो कॉर्मोरेंट बर्ड्स होते हैं। आप गूगल कर लेना कॉर्मोरेंट्स का पिक, ठीक है। तो कॉर्मोरेंट एक स्पीशीज है और वेटलैंड उनका जियोग्राफिकल एरिया बता दिया हमने। दूसरा एग्जाम्पल दे दिया, रेट्स इन एन अबेंडन्ड ड्वेलिंग। अबेंडन्ड यानी जिस चीज को छोड़ देते हैं, मान लो कहीं पर कोई डिजास्टर हो गया, कोई भी सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई तो उस जगह को छोड़कर चले गए लोग, तो ऐसी जगहों पर बहुत सारे चूहे हो गए हैं, तो उस खाली छोड़ी गई जगह पर जो चूहों की पॉपुलेशन है वो भी एक तरह का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। इसी तरह अगर हम किसी फॉरेस्ट में देख रहे हैं तो उस फॉरेस्ट में हम पर्टिकुलर मान लो टीक वुड ट्रीज देख रहे हैं तो वो टीक वुड की पॉपुलेशन हो गई, ठीक है। इसी तरह एक कल्चर प्लेट में बैक्टीरिया की पॉपुलेशन हो गई, ओके। किसी पॉन्ड में लोटस प्लांट्स की पॉपुलेशन हो गई। तो हर एग्जाम्पल में दो चीजें आ रही हैं, एक तो स्पीशीज और एक उसका जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। These are the examples of population. In earlier chapter you have learned that although an individual is the one that has to cope with a changed environment, it is at the population level that natural selection operate. कितनी अच्छी लाइन है देखो कि नॉर्मली जब हम कहते हैं कि भाई कोई अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल कर रहा है तो वो कोई एक इंडिविजुअल कर रहा होता है, दूसरा इंडिविजुअल कर रहा होता है, मतलब इंडिविजुअल अपने अपने लेवल पर स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बट उन सबके स्ट्रगल का जो मेन इम्पैक्ट है वो कहाँ देखने को मिलता है, पॉपुलेशन में। जो भी वेरिएशन आते हैं, हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ या मेंटेन रहा, तो स्टडी कहाँ कर रहे हो आप उस चीज को, पॉपुलेशन लेवल पे। तो वही ये चीज कह रहा है कि जो नेचुरल सिलेक्शन का जो प्रोसेस है ना वो इंडिविजुअल पे अप्लाई नहीं होता ओनली कि एक इंडिविजुअल मर गया तो उससे पॉपुलेशन में फर्क पड़ जाएगा। जब बहुत सारे इंडिविजुअल्स में चेंजेस होते हैं तो उसकी वजह से नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट होता है, यानी इट अकर एट पॉपुलेशन लेवल नॉट द इंडिविजुअल लेवल। क्या पता यही क्वेश्चन बन के आ जाए, है ना। एनसीईआरटी के किसी भी स्टेटमेंट से क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। आपसे पूछ लेंगे कि नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स एट फर्स्ट ऑप्शन ऑर्गेनिज्मिक लेवल या पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल, तो पॉपुलेशन लेवल, ठीक है, क्लियर, जिससे कि अलग अलग ट्रेट्स इवॉल्व होते हैं। सो व्हाट इज पॉपुलेशन इकोलॉजी, जैसे इकोलॉजी की हर वो ब्रांच जिसमें आपको एक लेवल स्टडी कर रहे हो उसका अलग से नाम है बच्चों। जैसे मैंने आपको बताया था जिसमें आप ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हो वो ऑट इकोलॉजी है ना, शुरू में लिखवाया था। कम्युनिटी को स्टडी करोगे सिन इकोलॉजी, पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हो तो वो बन जाएगी पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो व्हाट इज पॉपुलेशन इकोलॉजी, इट इज एन एरिया बिकॉज इट लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर पूछी जाती है तो ध्यान रखना। नाउ अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स की। कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं देखो, पहले हम लेबल कर लें। सबसे पहले अगर आपको किसी भी पॉपुलेशन को स्टडी करना है तो यू हैव टू स्टडी इट्स बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ये रहा बर्थ रेट एंड डेथ रेट। फिर बर्थ रेट और डेथ रेट के बाद आप क्या देखेंगे, उसका सेक्स रेशो कि उसमें कितने मेल और कितने फीमेल हैं। फिर आप उसमें देखोगे एज पिरामिड। एज पिरामिड का मतलब देखो यहाँ पर एक फर्क समझना तुम पहले कि अगर हम एक इंडिविजुअल को स्टडी कर रहे हैं तो आप उसकी बर्थ रेट थोड़ा देखोगे, आप उससे पूछोगे आपका क्या नाम है, आपका क्या डेट ऑफ बर्थ है। अगर कोई जा चुका है दुनिया से तो आप उसकी डेथ की डेट भी देखोगे। तो जब एक इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं तो हम बर्थ डेट एंड डेथ का डेट देखते हैं, है ना, कि उसका बॉर्न हुआ, कब उसकी डेथ हुई। लेकिन जब हम पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं तो आप हर इंडिविजुअल की बर्थ डेट थोड़ा देखने बैठोगे कि कब उसका बर्थडे आता है। अगर आपको पॉपुलेशन का ऑल ओवर आइडिया चाहिए तो आप उसकी बर्थ रेट निकालोगे कि एक वीक में या 1 ईयर में इस पॉपुलेशन में कितने नए ऑर्गेनिज्म ऐड हुए हैं, या 1 ईयर में इस पॉपुलेशन से कितने ऑर्गेनिजम्स की डेथ हुई है। तो जब हम इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं तो हम बर्थ एंड डेथ को स्टडी करते हैं, पर जब हम पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट को स्टडी करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब आप किसी इंडिविजुअल को स्टडी करते हो तो आप देखोगे कि भाई वो मेल है या फीमेल है, इंडिविजुअली उसका जेंडर देखोगे। लेकिन जब आप पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हो तो रेशो देखोगे कि उस पॉपुलेशन में कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, ठीक है।
इसी तरह जब आप एक इंडिविजुअल को स्टडी कर रहे हो तो आप उसकी सिंपली एज देखोगे कि भाई इस इंडिविजुअल की क्या एज है, लेकिन अगेन जब आप पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हो तो हर किसी की एज थोड़ा नोट करने बैठोगे। उसमें क्या करना होता है, सिंपली एज पिरामिड का मतलब होता है कि एज पिरामिड्स ऐसे बनाए जाते हैं कि उस पॉपुलेशन में कितने प्री रिप्रोडक्टिव लोग हैं, कितने रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोग हैं और कितने पोस्ट रिप्रोडक्टिव हैं, है ना। मतलब जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंस फेज या मेच्योर या एजिंग फेज, बूढ़े कितने हैं वहां पर, ठीक है ना। नॉट ओनली इन रेफरेंस टू ह्यूमन, किसी भी पॉपुलेशन में देख सकते हैं। तो इस तरह से जब एज को स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, एक पिरामिड बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज पिरामिड। एंड लास्ट जो एट्रीब्यूट है पॉपुलेशन का वो है पॉपुलेशन साइज, जिसे आप पॉपुलेशन डेंसिटी भी कह सकते हैं, कि आप पॉपुलेशन का साइज देखना चाहते हो कि इस पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। उसमें भी अब कुछ क्राइटेरिया हैं, कैसे कैसे देखते हैं, कैसे मेजर करते हैं, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बर्थ रेट एंड डेथ रेट की। अ पॉपुलेशन हैज सर्टेन एट्रीब्यूट, देखो पहली ही लाइन लिख रही है, एक पॉपुलेशन हैज सर्टेन एट्रीब्यूट वेयर एज एन इंडिविजुअल डज नॉट। ये जो एट्रीब्यूट पॉपुलेशन के हैं वो इंडिविजुअल के नहीं होते। एन इंडिविजुअल मे हैव बर्थ एंड डेथ बट अ पॉपुलेशन हैज बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ठीक है। इन अ पॉपुलेशन दीज रेट रेफर्स टू, डिफाइन कैसे करते हैं इनको, क्या होती है बर्थ रेट और डेथ रेट, पर कैपिटा बर्थ एंड पर कैपिटा डेथ। पर कैपिटा यानी जितने टोटल इंडिविजुअल्स हैं उन पर कितने ऐड हुए या उनमें से कितने खत्म हुए। जैसे यहां समझाया है आपको कि नॉर्मली आप रेट किसको कहते हो, इट इज एक्सप्रेस चेंज इन नंबर विद रिस्पेक्ट टू मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। तो देखो दो एग्जांपल दिए हैं बच्चों जिन पर बहुत ही सिंपल टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं, नीट में पूछे भी गए हैं कई बार, समझना आप, बहुत आसान सा एग्जांपल है कि अगर एक पॉन्ड में 20 लोटस प्लांट थे लास्ट ईयर जब हमने कैलकुलेट किए, ओके, और जब हमने एक साल बाद कैलकुलेट किया तो हमें 8 न्यू प्लांट्स और मिले, ओके। तो वो तो इसका मतलब अब उसकी पॉपुलेशन कितनी हो गई, वो 20 भी थे और 8 न्यू ऐड हो गए, 20 में से कोई खत्म नहीं हुआ, वो 20 भी थे और 8 न्यू ऐड हो गए, तो टोटल प्लांट्स कितने हो गए 28। तो अब अगर आपसे बोलें कि भाई इसकी बर्थ रेट निकालो, तो बर्थ रेट का फॉर्मूला क्या है, बर्थ रेट का फॉर्मूला होगा जो न्यूली ऐड हुए हैं ना, जो न्यूली बॉर्न हुए हैं उनको आपको डिवाइड करना है बच्चों, किससे, यहाँ पर एक गड़बड़ करते हैं बच्चे, यहाँ पर कई बार डिवाइड किससे कर देते हैं, जो करंट पॉपुलेशन है, करंट पॉपुलेशन से डिवाइड नहीं करना। देखो मैं तुम्हें याद रखने का तरीका बताती हूँ, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो हम क्या बोलेंगे कि 20 लोटस प्लांट पर नए 8 ऐड हुए हैं, या 28 प्लांट्स पर नए 8 ऐड हुए हैं, 20 प्लांट पर 8 और ऐड हुए हैं ना, 20 पर 8 का एडिशन हुआ है, या 28 के अलावा और ऐड हुए हैं, नहीं ना, 28 तो इनको मिलाकर है। तो रेट कैसे निकालोगे, 8/20, भाई जितने इनिशियल थे उस पर कितने नए ऐड हुए, तो ये सिंपल फॉर्मूला बन गया। अब कैसे भी पूछ ले आपसे कोई भी वैल्यू देकर, यहाँ पर नए कितने आए हैं 8, इनिशियली कितने थे 20, तो सीधा सीधा रेशो हो गया, मतलब आंसर हो गया 0.4। और इसकी यूनिट कैसे बनती है, यहाँ पर ये न्यू ऐड हुए हैं ना, तो 0.4 ऑफ स्प्रिंग्स है या प्रोजेनी कुछ भी लिख सकते हैं, पर लोटस पर ईयर, पर लोटस ने, मतलब एक तरह से हम मैथमेटिकली देखें तो पर लोटस उसमें उसका कंट्रीब्यूशन 0.4 है, पर लोटस पे 0.4 ऐड हुए हैं, है ना। हर लोटस पर तो एक एक नया बना नहीं, फिर तो 20 की जगह 40 हो जाते, क्लियर। तो इस तरह से इसकी यूनिट बनाई जाती है। सेम ऐसे ही डेथ रेट निकालते हैं, अगर हमें डेथ रेट निकालनी है, कोई भी वैल्यू दे दें आपको एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, जितने डाइड इंडिविजुअल्स हैं उनको डिवाइड करना है इनिशियल इंडिविजुअल्स पर, जो भी इनिशियल पॉपुलेशन दी है ना हमेशा उसी से डिवाइड करना, फाइनल पॉपुलेशन से डिवाइड मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगा आंसर। जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है, ये तो समझ में आएगी आपको कैसे किया, 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर, क्लियर। अब अगर हम डेथ वाला एग्जाम्पल देखें तो ये कह रहा है कि सपोज 4 इंडिविजुअल्स इन अ लेबोरेटरी ऑफ 40 फ्रूट फ्लाई, लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट के लिए हमने 40 फ्रूट फ्लाई की पॉपुलेशन रखी है, जिसमें से 4 फ्रूट फ्लाई मर गई। कब मर गई, ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड टाइम, सपोज विद इन अ वीक, एक वीक में 4 डाइड। तो बताओ व्हाट इज द डेथ रेट, तो डेथ रेट कैसे निकालोगे, कितनी डाइड हुई 4, कितने पर डाइड हुई, क्या वैल्यू दे रखी थी, एक मिनट, टोटल कितनी थी 40, ठीक है, तो 4/40 कर दो सिंपली, क्या आ जाएगा आंसर 0.1।
ठीक है क्या, 0.1। यहाँ पर यूनिट क्या बन जाएगी, अब ऑफस्प्रिंग तो लिख नहीं सकते हम, नए थोड़ा ना बॉर्न हुए, तो डाइड हैं, तो इंडिविजुअल्स लिख दो। 0.4 वहां तो इंडिविजुअल्स भी लिख सकते हो, पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। ढंग से पढ़ लेना ऑप्शन, क्या पता चारों ऑप्शन में 0.1 हो बट लास्ट में पर वीक की जगह पर ईयर लिख दिया हो, और आपको क्वेश्चन में वीक दिया है, तो जो भी आपको क्वेश्चन में टाइम इंटरवल दिया है वही यूनिट में यूज होगा। दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। तो 0.1 यहाँ पर फ्रूट फ्लाइज की डेथ रेट हो गई इस पॉपुलेशन की। क्लियर, पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। डन, सिंपल सी चीज है, ये आप नोट यहीं पे अपनी एनसीईआरटी में लिख देना, ये फॉर्मूला है, इसको आप अप्लाई कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या है, सेक्स रेशो। इसमें कुछ भी समझने का नहीं है इसमें सिंपली ये लिखा है कि जो मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल तो या तो मेल होगा या फीमेल होगा, बट पॉपुलेशन का एक सेक्स रेशो होगा। जैसे कि मान लो किसी पॉपुलेशन में 60% फीमेल्स हैं, 40% मेल हैं, तो 6:4 उसका रेशो हो गया, ठीक है। फीमेल इज टू मेल निकाल रहे हैं तो हम, क्लियर। देन नेक्स्ट आता है एज पिरामिड, इसको थोड़ा सा समझना, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। अ पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम, जिस टाइम पर आप उसको स्टडी कर रहे हो उसमें हर तरह के इंडिविजुअल्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स होंगे। इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन, तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा उसको कहते हैं एज पिरामिड। पहले एज पिरामिड को इन्होंने डिफाइन किया है, क्या होता है एज पिरामिड, कि अगर हम एज डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट करें तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो कहलाता है एज पिरामिड, ठीक है। परसेंट इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन एज और एज ग्रुप, ठीक। फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन द एज पिरामिड जनरली शो, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग लाइन है बच्चों जिसके बारे में यहाँ ग्राफ में आपको कहीं नहीं बताया है, कि जनरली जब हम ह्यूमंस के एज पिरामिड को स्टडी करते हैं ना, तो 3 एज ग्रुप तो बनाते ही हैं, प्लस बीच में ये जो एक लाइन खींचते हैं ना, उस लाइन के एक तरफ मेल और एक तरफ फीमेल्स को बताते हैं, यानी हम जेंडर भी साथ में ही स्टडी कर देते हैं कि मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, इस एज ग्रुप में कितने मेल हैं, इस एज ग्रुप में कितने फीमेल हैं। तो बस यही लाइन यहाँ लिखी है कि फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन द एज पिरामिड जनरली शो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन अ डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर 3 तरह के एज पिरामिड बनते हैं जनरली। अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन का एग्जांपल लेके समझें तो देखो बहुत आसान है समझना, कि तुम खुद ही सोचना कि अगर हम इस वाले ग्राफ को देखें, इस पिरामिड को देखें, तो इस पिरामिड में सबसे ज्यादा नंबर बच्चों का है। येलो कलर से इन्होंने क्या किया है, जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं अभी, उनको येलो बार से इंडिकेट किया है। फिर जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए दो ब्लू कलर की बार ले ली है, और जो ओल्ड एज में है उनके लिए 3 पिंक कलर की बार ले ली है। आपको बार का नंबर काउंट नहीं करना, आपको बार की विड्थ देखनी है, ठीक है। तो इस वाले पिरामिड में सबसे ज्यादा बच्चे हैं, उनसे कम यंगस्टर है और सबसे कम ओल्ड एज ग्रुप है। अब आप जस्ट सोच के देखो कि आने वाले 10 या 20 सालों बाद, आने वाले 20 साल बाद लगाते हैं चलो हम, कि ये जो बच्चे हैं ये यंगस्टर बन गए होंगे ना, हम आइडियल कंडीशंस में देख रहे हैं कि ना कोई अननेसेसरी डेथ हुई ना कुछ हुआ, आइडियल कंडीशन में कि जैसे चल रहा है पॉपुलेशन वैसे ही ग्रो कर रही है, ठीक है। तो ये सब बच्चे बड़े होकर यंगस्टर में आ गए होंगे। तो अगर मान लो आज के टाइम पर जो प्रेजेंट बर्थ रेट है वो इनके बराबर है, जितने यंगस्टर हैं वो सब रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में जब इतने सारे बच्चे यंगस्टर बनेंगे तो वो और ज्यादा रिप्रोडक्शन रेट बढ़ाएंगे या नहीं, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा हैं, तो आने वाले टाइम में यंग भी तो बढ़ेंगे अभी के कंपैरिजन में। तो क्या होगा, आने वाले टाइम में पॉपुलेशन बढ़ेगी या कम होगी या वही रहेगी, बढ़ेगी। भाई एट प्रेजेंट तो इतने ही लोग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, पर 20 साल बाद इतने लोग इसमें आ चुके होंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, तो बट ऑब्वियस बर्थ रेट बढ़ेगी। इस तरह के एज पिरामिड को कहते हैं एक्सपांडिंग एज पिरामिड। हमेशा ध्यान रखो एक्सपांडिंग एज पिरामिड में क्या मिलेगा आपको, चिल्ड्रन जो हैं वो मोर होंगे यंग से, ठीक है, क्लियर। मैंने इसको चिल्ड्रन माना है, इसको मैं यंग लिख रही हूं, और वो ओल्ड है। ओल्ड तो सब में ही कम है, देखो तीनों में ही कम है, तो वो तो आप देखना ही मत, हम कंपैरिजन कर रहे हैं इन दोनों का, ठीक है। तो इस तरह का पिरामिड बनेगा। अब इस वाले ग्राफ को देखो, यहाँ पर इसकी विड्थ और इसकी विड्थ बिल्कुल सेम है, यानी जो एट प्रेजेंट रिप्रोडक्शन रेट है वही आने वाले सालों में होगी। तो पॉपुलेशन कैसी रहेगी, स्टेबल। व्हेन चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू नंबर ऑफ यंगस्टर, तो आने वाली समय में पॉपुलेशन वही रहेगी जो एट प्रेजेंट है, उसको कहते हैं स्टेबल एज पिरामिड, ठीक है। इसमें देखो बच्चे बहुत कम है, यंगस्टर्स अभी इतने हैं, आने वाले समय में तो और कम हो जाएंगे। जब ये बच्चे यंगस्टर बनेंगे तो छोटा ही नंबर रह जाएगा ना यंगस्टर का,
तो आने वाले समय में पॉपुलेशन कम होगी ना कि बढ़ेगी। तो ये किसका पैटर्न हुआ? डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। व्हेन किसी पॉपुलेशन में चिल्ड्रन का नंबर बहुत कम है, किससे? यंगस्टर से भी कम है बच्चे, तो आने वाले समय में रिप्रोडक्शन रेट बढ़ेगी नहीं बच्चों, घटेगी। अभी एट प्रेजेंट रेट ज्यादा है, जबकि आने वाले 20 साल बाद रेट कम हो जाएगी, बच्चे ही कम है तो यंगस्टर भी कम हो जाएंगे, तो रिप्रोडक्शन रेट भी कम हो जाएगी, तो वो पॉपुलेशन बढ़ने की जगह कम होने लगेगी। ठीक है, जैसे जो बड़ी बड़ी हमारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, है ना, जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा चिल्ड्रन वगैरह नहीं करते हैं, तो उनमें क्या होता है, उनको हमेशा यही डर लगा रहता है कि यार हमारी पॉपुलेशन कम तो नहीं हो जाएगी कहीं। और हमारे इंडिया चाइना वगैरह में तो भरपूर है ना, तो हमारे यहाँ तो जनरली एक्सपांडिंग पॉपुलेशन रहती है, हर साल बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। तो अभी पता है आपको, इंडिया टॉप पे पहुंच चुका है पॉपुलेशन में, चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है अब हमने। ओके, तो ये तीनों तरह के एज पिरामिड्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक, इस वाले स्टेबल एज पिरामिड को बोलते हैं, आप लिख लेना, बेल शेप्ड पिरामिड। वो मंदिर में बेल नहीं होती है इस तरह की बजाने की घंटी जो होती है ना, ये दोनों थोड़े ब्रॉड और ऊपर से नैरो, तो ये बेल शेप्ड पिरामिड होता है। ये तो सिंपली ट्रायंगुलर पिरामिड है। और ये जो है, ये थोड़ा एक इंस्ट्रूमेंट, मतलब इंस्ट्रूमेंट बोल रही हूँ, एक है ना मटका जैसा होता है, अर्न बोलते हैं इसको, है ना। मटका भी आप देखो, नीचे से भी नैरो है, ऊपर से भी नैरो है, बीच में से ब्रॉड है, तो वही वाला पैटर्न है, इसलिए इसको अर्न शेप पिरामिड बोलते हैं। ठीक है, बाकी मुझे लगता नहीं आपसे पिरामिड्स की शेप पूछेंगे, पर हाँ ये बेल शेप जरूर याद रखना आप, ये आपको पुराने PYQs में मिल भी जाएगा कि बेल शेप्ड पिरामिड कौन से एज पिरामिड को बताता है, तो ये स्टेबल पॉपुलेशन को बताता है। ठीक है, तो क्या हम पिरामिड की शेप देखकर, क्या हम पिरामिड की शेप से उसका ग्रोथ, पॉपुलेशन का ग्रोथ स्टेटस पता कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर ट्रायंगुलर है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, बेल शेप्ड है मंदिर की तरह तो स्टेबल रहेगी, अगर अनशेप्ड है तो आने वाले समय में डिक्रीज होगी। डन, आगे बढ़ जाएं। नाउ फिफ्थ एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन, फिफ्थ एट्रीब्यूट है बच्चों पॉपुलेशन साइज। सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट, अगर हमें किसी भी पॉपुलेशन के बारे में पता लगाना है तो हमें उसका साइज पता होना चाहिए, है ना। द साइज ऑफ द पॉपुलेशन टेल्स अस अ लॉट अबाउट इट्स स्टेटस इन द हैबिटेट। जो ज्यादा होंगे किसी हैबिटेट में, मतलब वो ज्यादा इवॉल्व्ड है, ज्यादा अडेप्टेड है, नेचुरली सेलेक्टेड है। जैसे हमने मॉथ्स का एग्जाम्पल नहीं पढ़ा था कि जब पॉल्यूशन नहीं था प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड में, तब तो व्हाइट विंग्ड मॉथ ज्यादा थी, पॉल्यूशन के बाद पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड में डार्क विंग्ड मॉथ ज्यादा हो गई, है ना। तो पॉपुलेशन का जो साइज है वो हमें उस हैबिटेट में उसके स्टेटस को बताता है। Whatever ecological process we wish to investigate in a population, be it the outcome of competition, मान लो हमें देखना है कि दो स्पीशीज आपस में कॉम्पीट कर रही हैं और उसका क्या आउटकम निकला, तो आप साइज कंपेयर कर लो, जिसका साइज ज्यादा है वो सुपीरियर है, वो जीत गई, जिसका साइज कम है वो इंफीरियर है। ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ अ प्रिडेटर, मान लो आपको किसी पॉपुलेशन में ये स्टडी करना है कि वहां पर जो प्रिडेटर्स हैं, जो शिकारी हैं, वो कितने बर्ड्स का या कितने दूसरे प्रे स्पीशीज का शिकार करते हैं, तो भी आप साइज से अंदाजा लगा सकते हो। अगर प्रे स्पीशीज का साइज ज्यादा है, प्रे यानी जिसका शिकार किया जा रहा है, प्रिडेटर यानी जो शिकार कर रहा है, जैसे अगर लायन ने रैबिट को खाया तो रैबिट प्रे है, लायन प्रिडेटर है। ठीक है, ये बेसिक चीजें गलत नहीं होनी चाहिए वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अगर मान लो किसी पॉपुलेशन में प्रे की स्पीशीज का नंबर बढ़ता जा रहा है, तो मतलब वहां पर प्रेडेटर ज्यादा सक्सेसफुली का शिकार नहीं कर रहे हैं, और अगर प्रेडेटर का ज्यादा है तो कर रहे हैं। ठीक है ना। देन इफेक्ट ऑफ अ पेस्टिसाइड एप्लीकेशन, अगर हमने कहीं किसी खेत में पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड छिड़का है तो भी आपको साइज से पता चल जाएगा। अगर पेस्ट बढ़ रहे हैं तो पेस्टिसाइड बेकार है, पेस्ट कम हो रहे हैं तो पेस्टिसाइड ने अपना काम कर दिया है। क्लियर। तो मतलब कोई भी, जनरली कोई भी चीज का अगर आपको इम्पैक्ट पता करना है तो पॉपुलेशन साइज एक बहुत अच्छा पैरामीटर है। ठीक है, we always evaluate them in terms of any change in the population size. The size in nature could be, अब ये कह रहा है कि पॉपुलेशन साइज की कोई फिक्स रेंज नहीं होती कि कितनी होगी, सब के लिए अलग अलग टाइप की है। जैसे इन्होंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है कि अगर मैंने आपको कल बताया था ना माइग्रेशन में, कि जब बहुत एक्सट्रीम विंटर्स पड़ती हैं तो साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से उड़ के राजस्थान के भरतपुर के कैवला देव नेशनल पार्क में आ जाते हैं। तो ये कह रहा है कि कई बार ये पॉपुलेशन इतनी कम होती है, जैसे कई बार भरतपुर में साइबेरियन क्रेन्स बस 10 के जितने बर्ड्स ही हमको दिखते हैं, ज्यादा बर्ड्स नहीं आ सके, रास्ते में कुछ हो गया या रह गए, है ना, तो लेस देन 10 भी हो सकती है पॉपुलेशन।
या फिर कई बार ये मिलियंस में भी जा सकती है। मिलियंस में तो कोई भी ले लो आप, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन ले लो, किसी पॉन्ड में एल्गी देख लो, बीजीए देख लो, ब्लू ग्रीन एल्गी, बहुत नंबर में होता है। तो मिलियंस में एग्जांपल दिया है इन्होंने, क्लेमाइडोमोनास इन अ पॉन्ड। किसको याद है क्लेमाइडोमोनास, कहाँ पढ़ा था? देखें, याद करो जरा अपने दिमाग में, मैं तो बताऊंगी ही फिर। क्लेमाइडोमोनास हमने पढ़ा है, वैसे तो हमने कहा है कि आर.एच. व्हिटेकर ने तो इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा में रखा है, क्योंकि ये सिंगल सेल्ड है। हालांकि हमारी एनसीईआरटी ने प्रोटिस्टा में कहीं भी दिखाया नहीं क्लेमाइडोमोनास हमको, है ना। हमारी एनसीईआरटी ने क्लेमाइडोमोनास को अभी भी ग्रीन एल्गी में ही रखा हुआ है। तो क्लेमाइडोमोनास को आप ग्रीन एल्गी भी मान सकते हैं, बेसिकली ये ग्रीन एल्गी ही है, पर क्योंकि सिंगल सेल्ड है इसलिए साइंटिस्ट के बीच में मतभेद है कि यार हम इसको प्रोटिस्टा में रखें या प्लांटी में रखें, ठीक है। पर ये सिंगल सेल्ड है तो पॉन्ड में खूब सारा नंबर होता है इनका, ओके। कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है क्लेमाइडोमोनास में। देन पॉपुलेशन साइज विच इज टेक्निकली कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको n से डेजिग्नेट करते हैं, नीड नॉट नेसेसरीली बी मेजर्ड इन नंबर ओनली। अब आप एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना बच्चों, कि अभी तक मैं आपको जो भी एग्जांपल्स दे रही हूं उसमें हम किसी पॉपुलेशन का साइज पता करने के लिए नंबर गिन रहे हैं इंडिविजुअल्स का, कि भाई लेस देन 10 है, 100 है, 1000 है, मिलियंस है, ठीक है। पर क्या हर बार या किसी भी जगह आप नंबर काउंट कर सकते हो? अगर मैं तुम्हें किसी पॉन्ड में एक पर्टिकुलर फिश की पॉपुलेशन पता लगाने को कहूं तो तुम काउंट करके आ सकते हो कि उस पॉन्ड में कितनी वो वाली फिशेज होंगी? पॉसिबल ही नहीं है। कहाँ, वो तो इधर उधर फुदकती रहती है, पकड़ पकड़ के कैसे उनको, या तो पहले सारी फिशेस को ट्रैप करो, पकड़ो, इकट्ठा करो और फिर गिनो, वरना तो नहीं कर सकते। मैं तुम्हें कहूं कि इस कल्चर प्लेट में मुझे बताओ कि कितने बैक्टीरिया हैं, तो माइक्रोस्कोप से देखकर एक एक काउंट करने बैठोगे, एक छोटी सी कॉलोनी में मिलियंस में होते हैं, कब तक काउंट करते रहोगे? वहां पे भी पॉसिबल नहीं है। मैं तुम्हें कहूं कि किसी जंगल में मुझे एग्जैक्टली टाइगर्स की पॉपुलेशन बताओ, कहाँ गिनने जाओगे? आपको क्या पता इतने बड़े जंगल में कहाँ कहाँ वो टाइगर्स छुपे हुए हैं? नहीं पॉसिबल है ना। तो बहुत सारे ऐसे केसेस यहाँ पर डिस्कस किए हैं तुमसे, जहां हम पॉपुलेशन का साइज मेजर करने के लिए काउंटिंग नहीं कर सकते। वैसे तो सबसे अच्छा मेथड है एब्सोल्यूट काउंटिंग, अगर हम कर सकते हैं काउंटिंग तो वो बेस्ट है। पर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पर ये एब्सोल्यूट काउंटिंग का मेथड काम नहीं करता, तो हमें कुछ दूसरे मेथड से एक रिलेटिव आइडिया लगाना पड़ता है कि कितनी पॉपुलेशन रही होगी। जैसे अगर मैं तुम्हें कहूं कि 2 पॉन्ड है बच्चों, कंपेयर करो कि किसमें फिशेस ज्यादा है किसमें कम, तो आपकी एनसीईआरटी में लिखा है कि आपको क्या करना है, पॉन्ड ए और पॉन्ड बी दोनों में बार बार जाल फेंक कर देखना है। अगर मान लो पॉन्ड ए में जब भी हम जाल फेंक रहे हैं बहुत सारी मछलियां फंस रही हैं, और पॉन्ड बी में भी हमने 4-5 बार जाल फेंका, हर बार थोड़ी सी मछलियां फंस रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि रिलेटिवली कि यार पॉन्ड ए में फिशेस की पॉपुलेशन ज्यादा है। क्योंकि एक बार में तो गलत रिजल्ट आ सकता था, बट हम 5-10 बार अगर सेम एक्सरसाइज रिपीट कर रहे हैं तो फिर तो इसका मतलब वहां पे यही पोजीशन है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि बैक्टीरिया के बारे में बताओ, तो आप कॉलोनी का साइज बता दोगे कि मैम ये बड़ी कॉलोनी है तो इसमें ज्यादा बैक्टीरिया है, छोटी कॉलोनी है तो कम बैक्टीरिया है, ठीक है ना। तो इन मेथड्स को कहते हैं रिलेटिव मेथड्स। वही चीज यहाँ समझाई है, समझना कि जब हम पॉपुलेशन की डेंसिटी या साइज का पता करते हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हम उसको हमेशा नंबर में मेजर करें, ऑल्दो टोटल नंबर इज जनरली द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, सबसे अप्रोप्रिएट मेजर क्या है? टोटल नंबर काउंट करना। पॉपुलेशन डेंसिटी को फाइंड आउट करने का मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर है एब्सोल्यूट काउंटिंग, ठीक है क्या। लेकिन इन सम केसेस ईदर इट इज मीनिंगलेस और डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, या तो मतलब ही नहीं है, बैक्टीरिया का नंबर गिनने बैठ रहे हो तुम, या मुश्किल है डिटरमाइन करना। तो फिर ऐसे एरियाज में क्या किया जाता है, पहले तो एग्जांपल दिया है, जैसे कि मान लो कि क्यों ये मेथड कई जगह मीनिंगलेस होता है। देखो उसका एग्जांपल दिया है इन्होंने कि है ना, इन एन एरिया इफ देयर आर 200 कैरेट ग्रास, मान लो एक गार्डन है और उसमें है ना कैरेट ग्रास ले लिया इन्होंने, पार्थीनियम छोटा सा पौधा होता है, कई बार आप पढ़ चुके हो पार्थीनियम, वहां भी पढ़ा था हमने, पॉलन एलर्जी करता है, वीट के साथ इंडिया में इंपोर्ट हो गया था, कैरेट ग्रास बोलते हैं इसको नॉर्मल लैंग्वेज में। अभी इकोलॉजी में एक और जगह इसका नाम आएगा, ये वो है एलियन स्पीशीज, इंडिया में ओरिजिनली नहीं है, बाहर से आई है ये, इसलिए, ठीक है। तो अगर मान लो किसी गार्डन में बहुत सारे छोटे छोटे कैरेट ग्रास उगे हुए हैं और सपोज 200 प्लांट्स हैं उस कैरेट ग्रास के, ठीक है, 200 कैरेट ग्रास, पार्थीनियम हिस्टेरोफोरस पूरा नाम दिया है इसका,
के प्लांट हैं और उसी गार्डन में एक बड़ा सा बैनियन ट्री है। सपोज किसी बच्चे को ये नहीं पता कि बैनियन ट्री क्या होता है और पार्थेनियम क्या होता है, और मैंने उसे कहा कि गार्डन में एक बैनियन ट्री है और 200 पार्थेनियम प्लांट्स हैं, तो वो तो क्या सोचेगा कि यार उस गार्डन में पार्थेनियम की इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी क्योंकि उसके तो 200 प्लांट हैं, बैनियन का तो एक ही प्लांट है। पर अगर मैं उसको ये बता दूं कि भाई वो जो एक बैनियन ट्री है ना उसने लगभग पूरा गार्डन कवर कर रखा है, इतना बड़ा ट्री है, पूरा फैला हुआ है कि लगभग चलो पूरा नहीं तो आधा या 3/4 गार्डन के ऊपर वो फैला हुआ है, और वो जो पार्थेनियम के 200 प्लांट हैं वो एक छोटे से मतलब गार्डन के 1/3 से भी कम एरिया में ही उगे हुए हैं। अगर मैं उसको सरफेस एरिया या उन जो उन्होंने कवर कर रखा है ना एरिया वो बता दूं तो उसको समझ में आ जाएगा कि यार चाहे से वो बैनियन ट्री एक ही है पर उसकी इंपॉर्टेंस उस गार्डन में कहीं ज्यादा है, क्योंकि वो इतना ह्यूज है, इतना बड़ा है कि पता नहीं कितने सारे उसमें पक्षी रहते होंगे, उन्हें अपने घोंसले बना रखे होंगे, कितने सारे इंसेक्ट्स का वो घर होगा, कितने सारे पैरासाइट्स होंगे उन पर, है ना। जबकि वो जो 200 छोटे छोटे प्लांट्स हैं वो कितनों को ही खाना दे देते होंगे, कितनी कम इंपॉर्टेंस रखते होंगे। तो कुछ केस में ये जो नंबर है स्पेशली तब जब दो स्पीशीज का साइज बहुत अलग है, नेचर बहुत अलग है, तब नंबर मीनिंगलेस हो जाता है। और नंबर की जगह हम कैसे देखते हैं कि उन्होंने कितना एरिया कवर किया है या फिर वेट बता दो। अगर मैं कहूँ कि 200 पार्थेनियम प्लांट मिलाकर 100 ग्राम भी नहीं वेट रखते और वो जो बैनियन ट्री है पता नहीं कितने किलो का है, तो अंडरस्टूड है वो, है ना। तो वही चीज यहाँ लिखी है कि स्टेटिंग दैट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बेनियन इज वेरी लो, क्योंकि एक ही ट्री है, रिलेटिव टू दैट ऑफ कैरसग्राड, अमाउंट टू अंडर एस्टिमेटिंग द इनॉर्मस रोल ऑफ बेनियन ट्री इन दैट कम्युनिटी। इन सच केसेस, ऐसे केसेस में हम क्या 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 देखते हैं, द परसेंट कवर और बायोमास इज मोर मीनिंगफुल मेजर ऑफ द पॉपुलेशन। तो एब्सोल्यूट काउंट तो सबसे बेस्ट मेथड है ही, एब्सोल्यूट काउंट के अलावा जो सेकंड मेथड है डेंसिटी देखने का, एन को कैलकुलेट करने का, वो है परसेंट कवर और बायोमास। इसमें एग्जांपल आ जाएगा पार्थेनियम एंड बैनियन ट्री का, ठीक है। तीसरा एग्जांपल देखना, टोटल नंबर इज अगेन नॉट एन इजीली अडॉप्टेबल मेजर। अब इस प्रॉब्लम को डिस्कस किया है कि कई बार इट इज डिफिकल्ट कहा गया टू कैलकुलेट द नंबर, ओके। कब कब डिफिकल्ट होता है, इफ द पॉपुलेशन इज ह्यूज एंड काउंटिंग इज इम्पॉसिबल एंड वेरी टाइम कंज्यूमिंग, जैसे बैक्टीरिया हो गए, फिशेज हो गई, ये सब, ओके। इफ यू हैव, जैसे उन्होंने अगेन एग्जांपल देकर समझाया है कि अगर आपके पास एक डेंस कल्चर है बैक्टीरिया का, एक पेट्री डिश है नहीं, वही जो बीकर्स टाइप होते हैं, लेबोरेटरी में आप करते होंगे एक्सपेरिमेंट, इस तरह की एक छोटी बाउल टाइप होती है कांच की, वो पेट्री डिश होती है, ठीक है। व्हाट इज द बेस्ट मेजर टू रिपोर्ट इट्स डेंसिटी, कैसे पता लगाओगे आप बैक्टीरियल डेंसिटी का। समटाइम फॉर सर्टेन इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन देयर इज नो नीड टू नो द एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी, बट रिलेटिव डेंसिटी सर्व द पर्पज इक्वली वेल। मैंने आपको कहा ना, आप जस्ट कॉलोनी का साइज कंपेयर कर लो, जिसमें ज्यादा बड़ी कॉलोनी है वो ज्यादा है, जहां कम है वो एन की वैल्यू कम हो जाएगी। तो थर्ड तरीका क्या है, थर्ड मेथड क्या है डेंसिटी कैलकुलेट करने का, रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट कर लो, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इसका एक और, इसके दो एग्जाम्पल है, एक तो इसका ये वाला एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल हो गया फिश कॉट पर ट्रैप, कि अगर आपको कंपेयर करना है फिशेस की डेंसिटी तो दोनों पॉन्ड में आप ट्रैप कर करके देखो, जितनी फिशेस, जिस पॉन्ड में बार बार ज्यादा फिशेस ट्रैप हो रही हैं इसका मतलब उस पॉन्ड में फिश ज्यादा हैं, दोनों में बराबर बराबर हो रही हैं लगभग, तो दोनों में बराबर है, ठीक है, क्लियर। इट इज गुड इनफ मेजर ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी इन द लेक, ठीक है। देन वी आर मोस्टली ऑब्लाइज्ड to estimate population size indirectly without actually counting them or seeing them, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें नहीं पता कि वो कहाँ है, जैसे मैंने भी टाइगर का एग्जांपल दिया, तो उस केस में आपको यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया है बच्चों कि जनरली जो ये जो रिजर्व वगैरह होता है ना, नेशनल पार्क्स होते हैं या टाइगर रिजर्व्स होते हैं, अगर उनको पता करना है कि वहां पे टाइगर सेंसस कितना है, टाइगर्स की क्या पॉपुलेशन है, तो वो उसके लिए पता है क्या करते हैं, वो उसके लिए कुछ इनडायरेक्ट मेजर यूज करते हैं। इनडायरेक्ट मेजर क्या यूज करते हैं, इनडायरेक्ट मेजर में वो है ना टाइम टू टाइम पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट्स देखते रहते हैं, कि अगर मान लो एक पर्टिकुलर एरिया है उसमें वो थोड़े थोड़े देरों में जो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, जो भी वहाँ के स्टाफ हैं, वो राउंड लगाते रहते हैं हर दिन या हर कुछ दिनों में, और देखते हैं कि फीकल जो उनका फीकल मैटर है वो कितना है,
पहले से कम हुआ है या पहले से ज्यादा हुआ है। यस, दिस इज अ मेथड, ठीक है। और या फिर उनके जो चलने के पग मार्क्स हैं उनको देखते हैं, अगर वो पग मार्क्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब बढ़ रही है टाइगर की पॉपुलेशन। पहले से कम हुए हैं, पहले तो रोज इक्के दुक्के पग मार्क्स दिख जाते थे, अब बिल्कुल ही नहीं दिख रहे, तो इसका मतलब टाइगर, भाई शिकार करने तो निकलेगा ही टाइगर, तो इसका मतलब पॉपुलेशन कम हुई है। पर हाँ यस, ये बहुत ही एक इनडायरेक्ट मेजर है ना, इसमें हम कुछ भी श्योरली नहीं कह सकते कि पग मार्क और फीकल पैलेट के बेसिस पर कि हाँ भाई क्या चेंज हुआ है, बट यस इट इज अ पैरामीटर, ठीक है। अब आजकल तो और भी एडवांस हो गया है, क्या पता जो भी नेशनल पार्क्स वगैरह में टाइगर वगैरह लाए जाते हैं, कुछ तो नेचुरली होते हैं, कुछ बाहर से भी लाते हैं, उनमें कुछ सेंसर वगैरह लगा देते हैं जिससे पता रहता है, हम डिटेक्ट कर सके कि कौन कहाँ पर है, कितने टाइगर्स हैं, बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे मेथड्स हैं, बट यस दिस इज ऑल्सो एन इनडायरेक्ट मेथड। तो ये फोर्थ हो गया, ठीक है। तो दीज ऑल आर द मेथड्स टू कैलकुलेट पॉपुलेशन डेंसिटी और साइज, ठीक है। समझ में आ गया आपको अच्छी तरह से, ओके। तो हमने पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट में बर्थ रेट पढ़ा, डेथ रेट पढ़ा, सेक्स रेशो पढ़ा, देन एज पिरामिड्स पढ़े, एंड लास्ट में हमने पॉपुलेशन डेंसिटी या साइज को कैलकुलेट करने के कुछ मेथड्स देखे। डन, यहां तक क्लियर है, ओके। अब बढ़ते हैं आगे बच्चों। नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ, कि अगर हम किसी पॉपुलेशन को देख रहे हैं कि उसकी इनिशियल पॉपुलेशन क्या थी और अब कुछ समय बाद उसकी फाइनल पॉपुलेशन क्या है, तो ग्रोथ किस तरह होती है पॉपुलेशन की। इफ यू रिमेंबर, जब मैंने आपको प्लांट फिजियोलॉजी में प्लांट ग्रोथ पढ़ाया था, तब भी हमने प्लांट को ग्रो करने के 2 मॉडल्स देखे थे, है ना। अगर आपको ध्यान हो तो प्लांट ग्रोथ जब हमने पढ़ा था तो प्लांट ग्रोथ में मैंने आपको 2 तरह का ग्रोथ पैटर्न बताया था कि प्लांट ग्रोथ में एक तो एरिथमेटिक ग्रोथ होती है और एक ज्योमेट्रिकल ग्रोथ होती है। याद है, एरिथमेटिक ग्रोथ बहुत ही कम जगह पर देखने को मिलती है प्लांट्स में, क्योंकि एरिथमेटिक ग्रोथ में सेल्स का एडिशन होता है, जबकि ज्योमेट्रिक ग्रोथ एडिशन मतलब जैसे 1 से 2 सेल बनी, एक तो डिवाइड करेगी, दूसरी मैच्योर हो जाएगी, फिर 2 से 4 बनी, मतलब 2 से 4 तो बनी नहीं क्योंकि 2 में से एक तो मैच्योर हो चुकी, तो सिर्फ इसी 1 से 2 नहीं बनी, है ना। तो उन 2 में से भी अगेन एक डिफरेंशिएट हो जाएगी, एक डिवाइड करेगी, तो सिर्फ 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, एक सेल ऐड होगी, ओके। तो वो तो अरिथमेटिक ग्रोथ थी। एंड इफ यू रिमेंबर, इसका ग्राफ आया था लीनियर, है ना, इसका ग्राफ क्या आया था, लीनियर, की जो भी एक इनिशियल ग्रोथ है और फाइनल ग्रोथ है। जबकि ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में हमने पढ़ा था सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, डबल होती जाती हैं सेल्स, है ना, मल्टीप्लिकेशन होता है। और यहाँ पर इफ यू रिमेंबर एक सिग्मॉइड कर्व पढ़ा था बच्चों हमने, कि स्टार्टिंग में लेग फेज होती है, फिर लॉग फेज होती है, फिर लास्ट में स्टेशनरी फेज आ जाती है। पढ़ा था क्या ऐसा कुछ हमने, सिग्मॉइड कर्व। ये थी ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। ये मैंने आपको इसलिए याद दिलाया है क्योंकि अब जब हम पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ेंगे ना, तो आप क्या करते हो, नीट में दोनों टॉपिक्स को मिक्स कर देते हो। देखो कितना फर्क है। अब अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहे हैं ना, तो पॉपुलेशन ग्रोथ है बच्चों 2 तरह की। यहां पर ज्योमेट्रिक का ही दूसरा नाम था एक्सपोनेंशियल, क्योंकि एक्सपोनेंशियल मतलब जब कोई चीज एकदम एक्सपोनेंशियली बढ़े, तेजी से बढ़े, फटाफट फटाफट सारी सेल्स मल्टीप्लाई कर रही हैं। अब जब हम पॉपुलेशन ग्रोथ को स्टडी करते हैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ में पहला मॉडल है एक्सपोनेंशियल मॉडल, ये वाला, ठीक है। और दूसरा मॉडल है लॉजिस्टिक मॉडल, लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है। अब अभी मैं आपको जब दोनों मॉडल्स पढ़ाऊंगी तो आप उसमें देखोगे कि एक्सपोनेंशियल का मतलब जिसमें पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, वो एक्चुअली में नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अभी आप पढ़ोगे कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तब देखने को मिलती है जब किसी स्पीशीज के लिए अनलिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज हो। क्या किसी भी स्पीशीज के लिए नेचर ने अनलिमिटेड रिसोर्स दिए हैं? यू नो कि डायनासोर्स को भी एक समय बाद एक्सटिंक्ट होना पड़ा था। ह्यूमंस के लिए भी हम कहते हैं कि हम बिना सोचे समझे अगर नेचुरल रिसोर्सेज को यूं ही यूज करते गए तो एक समय ऐसा आएगा जब हमारे पास पीने का पानी भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज किसी भी स्पीशीज के लिए अनलिमिटेड नहीं है। नेचर ने एक फिक्स लिमिट लगाई हुई है कि यहाँ इतने नेचुरल रिसोर्सेज मेरे पास हैं तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारी पॉपुलेशन जब इस लिमिट पे पहुंच जाएगी तब तक स्टेबल हो जानी चाहिए। अगर उसके बाद भी तुम बढ़ाते रहे अपनी पॉपुलेशन को तो एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम खत्म हो जाओगे दुनिया से, ठीक है। तो उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती। बट अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, तुमने देखा होगा जब बारिश होती है, बारिश का मौसम होता है, तो रात में खूब सारी फ्लाइज एक साथ आती है ना। कई बार लाइट जलाते हैं बारिश के मौसम में, एकदम फ्लाइज का अटैक हो जाता है और सुबह तक वो सारे कीड़े मरे हुए मिलते हैं।
क्योंकि उन्होंने विदिन फ्यू आवर्स इतनी तेज अपनी पॉपुलेशन बढ़ा ली कि उनके लिए खाने पीने की चीजें ही नहीं थी, रिसोर्सेज ही नहीं थे, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि सारे के सारे मर गए। उनकी लाइफ स्पैन कितनी छोटी है। वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का एक एग्जाम्पल है, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर पाई पॉपुलेशन। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जब आप ग्राफ बनाओगे, अगर टाइम के साथ पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या ग्राफ इस तरह का बनेगा, बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। अभी हम डेथ की बात नहीं कर रहे, वो तो बात की बात है, हम तो ग्रोथ वाला पार्ट देख रहे हैं कि उसने जब ग्रोथ की ना तो इतने से टाइम में इतनी पॉपुलेशन बढ़ा ली अपनी, टाइम इतना सा बढ़ा और पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई, है ना। ये आपकी बुक में भी है ग्राफ, ये देखो, ये रहा, कहाँ गया ग्राफ, अभी दिखाती हूँ, इसमें आएगा। इतने से समय में क्या हुआ, इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई, तो वो कौन सी ग्रोथ हुई बच्चों, वो हुई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जबकि लॉजिस्टिक ग्रोथ में, लॉजिस्टिक ग्रोथ कहती है, जैसे हम बोलते हैं ना कोई चीज भाई लॉजिकल बात करो, लॉजिस्टिक मतलब एक्चुअल ग्रोथ मॉडल्स। ज्यादातर पॉपुलेशन नेचर में कैसे ग्रो करती हैं, देखना, सिग्मॉइड कर्व की फॉर्म में ग्रो करती हैं। सिग्मॉइड कर्व का मतलब धीरे 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 नंबर बढ़ाना शुरू हुआ, बढ़ाती गई, और एक वो टाइम आ गया कि अब इससे ज्यादा ये अपना पॉपुलेशन साइज नहीं बढ़ा सकती। यहाँ पे पॉपुलेशन साइज देख रहे हैं हम, ये लास्ट लिमिट है। अब क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा, इंडिविजुअल्स की बर्थ रेट, डेथ रेट इस तरह की हो जाएगी कि वो इससे ज्यादा अपनी पॉपुलेशन नहीं बढ़ा सकते। इस तरह की पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या कहते हैं बच्चों, लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो यहां पर आप देख रहे हो जस्ट उल्टा पैटर्न हो गया। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में नहीं है सिग्मॉइड कर्व, बल्कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में तो इसको कहते हैं जे शेप्ड कर्व आएगा। कैसा कर्व आएगा, जे शेप्ड कर्व। जबकि लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या आएगा, सिग्मॉइड कर्व आएगा। मतलब सिग्मॉइड कर्व है ना, ज्यादातर तब आता है बच्चों जो चीजें रियली में ज्यादा देखने को मिलती हैं। यहाँ पर ज्यादा देखने को क्या मिल रही है, लॉजिस्टिक ग्रोथ। प्लांट्स में भी आपको पता है जब फ्रूट साइज बढ़ता है, या ज्यादातर केसेस में प्लांट्स में कौन सी ग्रोथ होती है, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। तो ऐसे याद रखना कि सिग्मॉइड कर्व हमेशा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को नहीं बताता। सिग्मॉइड कर्व प्लांट ग्रोथ के रेफरेंस में तो बनता है एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ में सिग्मॉइड कर्व बनता है लॉजिस्टिक ग्रोथ में। जबकि एक्सपोनेंशियल बढ़ता ही जाता है तो जे शेप कर्व बनता है। ठीक है, आपको याद हो तो दोनों में अलग अलग इक्वेशंस भी थी। यहाँ एरिथमेटिक की इक्वेशन थी LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT, है ना, ऐसा ही था। और यहाँ पर था W इज इक्वल टू W0 E की पावर RT, इस तरह की इक्वेशंस थी। ओके, जबकि यहाँ पर आप देखो क्या है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की जो इक्वेशन है ना, कि एनसीईआरटी में दी है ये इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की इक्वेशन है NT इज इक्वल टू N0 ERT। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे, NT इज इक्वल टू N0 E की पावर RT। हमेशा एक्सपोनेंशियल में मल्टीप्लाई होती है चीजें, तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पर W0 इनिशियल था, ये फाइनल था, यहाँ पर ये इनिशियल है, ये फाइनल है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लगभग सेम फॉर्मूला है क्योंकि दोनों एक्सपोनेंशियल पैटर्न को बता रहे हैं। और लॉजिस्टिक ग्रोथ का फॉर्मूला यहाँ पे बिल्कुल अलग है। उसके लिए मैं तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी, के अभी समझाऊंगी। के होती है नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी, कि नेचर के पास कितने मैक्सिमम रिसोर्सेज हैं उस पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए, वो होती है नेचर की कैरिंग कैपेसिटी। तो जब इसकी इक्वेशन बनाते हैं ना, तो इसकी इक्वेशन में क्या करते हैं, NT इज इक्वल टू N0 तो आ ही जाता है, N0। इसकी इक्वेशन मैं तुम्हें पहले वो वाली लिखती हूँ, सॉरी लॉग वाली नहीं लिख रहे, सिंपल वाली लिखते हैं। यहाँ पर एक इक्वेशन और होती है, यहाँ पर एक इक्वेशन होती है dN/dt इज इक्वल टू RT। ये देखो यहाँ पर दे रखी है dN/dt इज इक्वल टू RT, सॉरी RT नहीं बच्चों, RN क्या होती है, RN। और यहाँ पर क्या इक्वेशन बनती है देखना, dN/dt तो लिखते ही हैं, RN भी एज इट इज लिख देते हैं, पर K की इंपॉर्टेंस बताने के लिए इसमें क्या करते हैं, K माइनस N/K, ये भी इसमें लगाते हैं। ठीक है, ये प्लस नहीं आएगा, मल्टीप्लाई आएगा। एक मिनट को हम जरा कंफर्म कर लें, हाँ मल्टीप्लाई आएगा, सही है, K माइनस N/P, ये इसकी इक्वेशन होती है। ठीक है क्या, ये सब मैंने एक ही स्लाइड पर लिख दिया है साथ में, जिससे तुम्हें कंपैरिजन रहे, पता रहे तुम लोगों को। ठीक, तो पॉपुलेशन ग्रोथ में एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक याद रखनी है आपको, और प्लांट ग्रोथ में एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक याद रखनी है आपको। ठीक है, इस तरह का एक कंपैरिजन आप भी बनाकर अपनी एनसीईआरटी में लगा दें, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। अब इन चीजों को हम समझते हैं एनसीईआरटी से कि हमारी एनसीईआरटी में क्या लिखा है। देखना,
पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए लिखा है द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीशीज इज नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर। सबसे पहली बात तो कोई स्टैटिक थोड़ा रहता है, साइज बदलता रहता है। इट कीप चेंजिंग विद टाइम डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स, जैसे कि फूड कितना है, प्रिडेशन प्रेशर कितना है, एडवर्स वेदर है क्या। अगर सब कुछ फेवरेबल चल रहा है तो बढ़ेगी, अनफेवरेबल है तो पॉपुलेशन घटेगी। ठीक है, इनफैक्ट इट इज दीज चेंजेस इन पॉपुलेशन डेंसिटी दैट गिव अस सम आइडिया ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टू द पॉपुलेशन। तभी तो हमें पता चलेगा कि पॉपुलेशन फ्लॉरिश कर रही है या डिक्लाइन हो रही है, बढ़ रही है या घट रही है। Whatever might be the ultimate reason, the density of a population in a given habitat during a given period fluctuate due to changes in 4 basic process। अभी कह रहा है कि कोई भी फैक्टर चल रहे हो इनमें से, पर जनरली किसी भी पॉपुलेशन के साइज को 4 फैक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं। कौन से 4 फैक्टर्स हैं देखना, जिनमें से 2 फैक्टर्स तो हैं निटैलिटी और इमाइग्रेशन। नेटैलिटी का मतलब होता है बच्चों नेटल, याद है रिप्रोडक्शन में बताया था, प्री नेटल, पोस्ट नेटल, बर्थ के रेफरेंस में आता है। तो नेटैलिटी बर्थ को इंडिकेट करता है। इमिग्रेशन का मतलब आपको पता है कि अगर मान लो हमारे इंडिया में बाहर की कंट्री से कुछ लोग आए तो वो हमारे लिए इमिग्रेंट्स हुए, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने हमारी कंट्री में आके रहना शुरू कर दिया है। तो इमिग्रेंट्स यानी आने वाले जो उस पॉपुलेशन में नए एंटर हुए हैं। क्लियर, तो ये क्या करेंगे, पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे, दोनों पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। और उस पॉपुलेशन में से जितनी भी डेथ हो रही है, मोर्टालिटी किसको कहते हैं, डेथ को बोलते हैं ना, अमर को बोलते हैं इमॉर्टल, तो मॉर्टल यानी डेथ, ओके। और ई माइग्रेशन यानी एग्जिट, जो जैसे इंडिया से कुछ लोग हमेशा के लिए दूसरी कंट्री में चले गए तो वो हो गए ई माइग्रेशन का नंबर। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, किसी भी पॉपुलेशन को डिक्रीज करेंगे। तो मेनली 4 फैक्टर्स हैं जो किसी भी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। कौन से 4 फैक्टर्स हैं ये, यहाँ पर आपको इनके चारों की डेफिनेशन दी है। नेटैलिटी मतलब नंबर ऑफ बर्थ, कब, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। कोई भी कैलकुलेशन आप कर रहे हो पॉपुलेशन की तो गिवन पीरियड तो देखना ही देखना है। ठीक है, दैट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी। मोर्टालिटी क्या है, नंबर ऑफ डेथ, अगेन ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। इमिग्रेशन क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट उसी स्पीशीज के तो देखोगे, दैट कम इनटू द हैबिटेट, जो अब उस हैबिटेट में आकर रहने लगे, फ्रॉम एल्सवेयर, अगेन ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। ठीक है, एंड ई माइग्रेशन में आएगा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु लेफ्ट द हैबिटेट एंड गॉन एल्सवेयर, अगेन ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, क्लियर है क्या। इस चीज को यहाँ एनसीईआरटी ने एक डायग्राम और फॉर्मूला से भी बताया, बहुत सिंपल है। देखो, पॉपुलेशन डेंसिटी n बर्थ से बढ़ेगी, इमिग्रेंट्स से बढ़ेगी, डेथ से कम होगी, और ई माइग्रेंट्स भी कम करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बन गया देखना, फाइनल फॉर्मूला मैं लिखकर तुम्हें समझाऊं कि अगर हम t+1 टाइम पर उस पॉपुलेशन की डेंसिटी काउंट करना चाहते हैं और हमें पता है कि t टाइम पर क्या डेंसिटी थी, तो मैं उसकी वैल्यू लिख लूं। अब उस वैल्यू में ऐड कर दूं, किसको ऐड कर दूं बताओ, बर्थ प्लस इमाइग्रेशन को ऐड कर दूं, और जो भी इन दोनों की, जो भी बर्थ और इमाइग्रेशन के नंबर है, मान लो ये x आया, उसमें से माइनस करूं किसको, डेथ प्लस इमाइग्रेशन को, तभी तो फॉर्मूला बनेगा। देखो, b प्लस आई यानी बर्थ प्लस इमिग्रेंट्स को जोड़ लो और डेथ प्लस इमाइग्रेंट्स को जोड़ लो, और इसमें से इसको माइनस कर दो और जो भी वैल्यू है उसको इनिशियल पॉपुलेशन में प्लस कर दो, दैट्स इट। तो आपकी क्या आ जाएगी, आपकी फाइनल पॉपुलेशन आ जाएगी। यानी इसमें एक ब्रैकेट और लगाना पड़ेगा, हाँ वो मैथ्स वाले रूल आजकल आउट ऑफ टच हो गए ना, इसलिए। ठीक है, तो ये इस तरह का बन गया, और ये x माइनस वाई, तो जो भी इनिशियल पॉपुलेशन था उसमें इस डिजिट को आपको एड ऑन करना है। समझ में आ गया। ठीक है, नाउ इसी फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें प्लस माइनस का गड़बड़ तो नहीं करोगे ना, ये तो बहुत लॉजिकल सा फॉर्मूला है। नो डाउट ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसमें कई सारे फॉर्मूले हैं। पहले तो हमने यहाँ पर ग्रोथ के फॉर्मूले देखे, ग्रोथ मॉडल्स के, और फिर यहाँ पर फाइनल पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने का भी फॉर्मूला है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। या तो फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछ लेंगे या वैल्यू देकर आपको इनिशियल या फाइनल पॉपुलेशन पूछ लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। एक छोटी सी लाइन और लिखी है, देखना इसके नीचे पैराग्राफ है कि यू कैन सी द अबव इक्वेशन दैट पॉपुलेशन डेंसिटी विल इंक्रीज इफ द नंबर ऑफ बर्थ
plus the number of immigrant is more than the number of death plus the number of immigrant. भाई b plus i की वैल्यू अगर ज्यादा है और d plus e की वैल्यू कम है तो बट ऑब्वियस पॉपुलेशन बढ़ेगी, और अगर वाइस वर्सा है तो कम होगी. ठीक है. अब यहाँ पे एक लाइन लिखी है बच्चों जिस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जब हम नॉर्मल कंडीशंस की बात करते हैं ना तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं वो होते हैं बर्थ एंड डेथ, बट ऑब्वियस दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डेंसिटी. और जो अदर टू फैक्टर्स हैं, अदर टू फैक्टर मतलब बर्थ एंड डेथ के अलावा क्या था, बर्थ एंड डेथ. देखो नेटैलिटी और मोर्टैलिटी को एन और एम से इंडिकेट नहीं करना बच्चों. नेटैलिटी को बर्थ यानी बी से इंडिकेट करते हैं, मोर्टैलिटी को डेथ यानी डी से इंडिकेट करते हैं. ठीक है. तो बर्थ एंड डेथ तो इंपॉर्टेंट कब होते हैं, एक पॉजिटिव फैक्टर एक नेगेटिव फैक्टर कब इंपॉर्टेंट होता है, जब नॉर्मल कंडीशंस में हम चल रहे हैं. तो नॉर्मल कंडीशंस में तो दीज टू बिकम इंपॉर्टेंट फैक्टर. लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है कि अगर हम कुछ स्पेशल कंडीशंस की बात करें तो स्पेशल कंडीशंस में इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन बिकम मोर इंपॉर्टेंट. जैसे इसको एग्जांपल देकर समझाया है कि द अदर टू फैक्टर अज्यूमिंग इंपॉर्टेंस ओनली अंडर स्पेशल कंडीशंस. अदर टू फैक्टर मतलब आई एंड ई. आपको प्लस माइनस चेंज नहीं करना, सिर्फ फैक्टर देख रहे हो आप कि कौन कब ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि इफ अ न्यू हैबिटेट इज जस्ट बीइंग कोलोनाइज्ड. सपोज एक कोई जगह है जहां पर अभी अभी नए फ्लैट्स बने हैं. ठीक है. बहुत ज्यादा लोग अभी रहने नहीं लगे हैं वहां पर. तो अगर आप नेक्स्ट 5 years बाद उस जगह को वापस देखने जाओगे तो अगर उन फ्लैट्स में घर भर गए हैं, सारे लोगों ने खरीद लिया है, तो वहां पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी में साइज में चेंज आया वो किस वजह से आया, बर्थ या डेथ की वजह से आया क्या. जब पहले लोग ही नहीं थे तो किसका बर्थ होगा और किसका डेथ होगा, बहुत मिनिमम होगा ना. जो चेंज आया वो इससे आया कि कितने लोगों ने नए फ्लैट खरीदे उसमें, और या फिर अगर सुविधाएं अच्छी नहीं हैं तो कितने लोग वहां से छोड़कर चले गए, इसी से डिपेंड करेगा. तो जब भी कोई हैबिटेट न्यूली कोलोनाइज्ड होता है, ऐसा ही नेचर में होता है कि सपोज कोई फॉरेस्ट अभी अभी बना है कई सालों बाद, 1000 of years, million of years में, तो वहाँ खूब सारे रिसोर्सेज हैं, तो वहां पर खूब सारी नई नई स्पीशीज आएंगी, नए नए ऑर्गेनिजम्स आएंगे और वो उस जगह की पॉपुलेशन को एड ऑन करेंगे. अगर उन्हें वहां फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली तो वो उस जगह को छोड़कर चले जाएंगे. तो जब भी कोई हैबिटेट न्यूली कोलोनाइज होता है तो इमिग्रेशन में कॉन्ट्रीब्यूट मोर सिग्निफिकेंटली देन बर्थ रेट. ठीक है. तो सिंपली अगर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन यहां से बनता है तो आपको ध्यान में रखना है. ठीक. क्लियर है क्या. अब इन्हीं ये जो ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ है, इसमें इन दोनों मॉडल्स को हमको इंडिविजुअली समझना है जो अभी मैंने आपको शॉर्ट में समझाया. लेट्स सी दिस. तो ग्रोथ मॉडल्स में आपको दिया है, डज द ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन विद टाइम शो एनी स्पेसिफिक एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न. We have been concerned about unbridled human population growth and problem created by it in our country, and it is therefore natural for us to be curious if different animal population in nature behave the same way. ये क्या कह रहा है कि जिस तरह ह्यूमंस की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है स्पेशली हमारी कंट्री में, क्या दूसरे एनिमल्स भी इसी तरह के पैटर्न में ग्रोथ करते हैं, या फिर दे शो सम रिस्ट्रेंट्स. रिस्ट्रेंट समझते हो ना, बाधाएं, दिक्कतें, कि नेचर ने उन पर कुछ नेगेटिव उनको कंट्रोल करने के लिए, नॉट उनको, हमें भी कंट्रोल करने के लिए कुछ रिस्ट्रेंट्स लगाए हैं क्या ऑन ग्रोथ. परहैप्स वी कैन लर्न अ लेसन और टू फ्रॉम नेचर ऑन हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ. तो इसमें एक्चुअली ये भी इनडायरेक्टली बात हो रही है नेचर के कैरिंग कैपेसिटी की, जिसकी हम अभी आगे बात करेंगे कि नेचर ने किसी भी स्पीशीज को अनलिमिटेड रिसोर्स दिए ही नहीं बच्चों. नेचर के पास हमेशा फिक्स रिसोर्सेज हैं. अगर आप अपने पॉपुलेशन को अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ाते रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरी की पूरी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी. ठीक है. आगे लिखा है इसमें, अब ग्रोथ मॉडल्स में दोनों तरह के ग्रोथ मॉडल्स आपको देखने हैं. ठीक है. सबसे पहले अगर हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करें तो इसमें लिखा है रिसोर्स अवेलेबिलिटी. रिसोर्स मतलब मेनली किसी को भी जिंदा रहने के लिए एक तो फूड चाहिए और रहने के लिए घर यानी स्पेस चाहिए. मेन रिसोर्स तो यही है. तो रिसोर्स अवेलेबिलिटी इज ऑब्वियसली एसेंशियल फॉर अनइम्पीडेड ग्रोथ. अनइम्पीडेड ग्रोथ यानी बिना रोक टोक के जो ग्रोथ होती है, अनइम्पीडेड, जिसको रोका नहीं जाए. अगर हम चाहते हैं कि कोई पॉपुलेशन अनइम्पीडेड ग्रोथ करती रहे, बढ़ती ही रहे, तो उसके लिए क्या जरूरी है, रिसोर्स अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है. आइडियली, अब यहां पे लिखा है आइडियली, देखना ये नहीं लिखा कि प्रैक्टिकली ऐसा होता है. आइडियली इफ रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, each species has the ability to realize
fully its innate potential to grow in number. तो कोई भी स्पीशीज अपने फुल पोटेंशियल के साथ ग्रोथ करेगी, रिप्रोड्यूस करेगी, इसको कहते हैं उस स्पीशीज का बायोटिक पोटेंशियल। यहाँ पर टर्म नहीं लिखी बट कई बार ऑप्शंस में आ जाता है, तो आप लिख लेना, अगर कोई स्पीशीज अपने फुल पोटेंशियल से अपना नंबर बढ़ा रही है, रिप्रोड्यूस कर रही है, तो वो उस स्पीशीज का बायोटिक पोटेंशियल होता है। ठीक है। As Darwin observed while developing his theory of natural selection, जब अपने बहुत डिटेल में तो हमने नहीं पढ़ी, इवोल्यूशन में हमने काफी कुछ बात की थी, बट नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी के ना कुछ स्टेप्स होते हैं कि जैसे सबसे पहले कोई भी स्पीशीज ओवर प्रोडक्शन करती है, फिर इतने सारे मेंबर्स हो जाने की वजह से उनके बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, कंपटीशन की वजह से वेरिएशंस आते हैं, फिर उसकी वजह से नेचुरल सिलेक्शन होता है। तो ऐसे स्टेप्स होते हैं। तो ये कह रहा है कि हम उसी बायोटिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं जिसकी डार्विन ने अपनी थ्योरी में की थी। ठीक है। देन द पॉपुलेशन ग्रो इन एन एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिकल फैशन। अगर कोई पॉपुलेशन के लिए अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो वो पॉपुलेशन किस तरह ग्रो करेगी? एक्सपोनेंशियल ज्योमेट्रिकल मैनर में ग्रो करेगी। ठीक है। इफ इन अ पॉपुलेशन ऑफ साइज n, जिसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे? द बर्थ रेट r इज रिप्रेजेंटेड एज b, डेथ रेट को आप रिप्रेजेंट कर लो d से, तो इंक्रीज और डिक्रीज इन n ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड t, जैसे आप इंटीग्रेशन नहीं करते तो dn अपॉन dt क्या होगा? b माइनस d इंटू इनिशियल पॉपुलेशन n। अगर आप इसको मतलब ये वाली इक्वेशन बन गई, dn अपॉन dt इज इक्वल टू b माइनस d को मल्टीप्लाई करना है n से। ठीक है। यहां पर क्या किया? b माइनस d को r से लिखा गया है बच्चों। ठीक है। b माइनस डी को रिप्लेस कर दिया गया है r से, तो इक्वेशन बन गई dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn। तो इस r पे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि ये r किसको इंडिकेट करता है इस इक्वेशन में? b d n तो सबको पता है, t भी सबको पता है, टाइम। r आप जनरली भूल जाते हैं, तो डू रिमेंबर यहाँ पर जो r है वो किसको इंडिकेट करता है? r इंडिकेट इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। आप खुद ही लॉजिक लगाओ, अगर मैं आपको बोल रही हूं कि r इज इक्वल टू बर्थ माइनस डेथ, अगर किसी पॉपुलेशन में विद इन अ टाइम 100 लोगों ने बर्थ किया, 30 लोगों की डेथ हुई, तो 70 इंक्रीज हुई ना उनकी पॉपुलेशन। तो इंट्रिंसिक रेट, जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है किसी भी पॉपुलेशन का, बर्थ लेना, डेथ होना, तो उस रेट ऑफ इंक्रीज को क्या कहते हैं? r। क्लियर? जिसका फॉर्मूला है सिंपली बर्थ माइनस डेथ। हाँ, उल्टा भी हो सकता था, बाई चांस कोई सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, बहुत सारी डेथ हो गई और बर्थ उसके रेशियो में बहुत कम हुए हैं, तो r की वैल्यू माइनस में चली जाएगी। ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, इट इज जो r है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर असेसिंग। अगर आपको असेस करना है, आपको चेक करना है इम्पैक्ट ऑफ एनी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर ऑन द पॉपुलेशन। जैसे मैंने अभी कहा आपको कि अगर बहुत ज्यादा अनफेवरेबल कंडीशन है तो r की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, फेवरेबल कंडीशन है तो r की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो r एक ऐसा पैरामीटर है जिससे आप उस पॉपुलेशन पर बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स के इम्पैक्ट का असेसमेंट कर सकते हो। सिंपल, इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बन सकता है। टू गिव यू सम आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ r, अब है ना, अलग अलग स्पीशीज के लिए अलग अलग टाइम पर r कैलकुलेट करते हैं जो पॉपुलेशन जेनेटिसिस्ट होते हैं। ठीक है। तो आपको कुछ स्पीशीज के r की वैल्यू बताइए। जैसे नॉर्वे में कोई रैट होते होंगे, तो नॉर्वे रैट के लिए r की वैल्यू दी है 0.015, बिल्कुल रटने वाला टॉपिक है। फ्लोर बीटल के लिए r की वैल्यू दी है 0.12, ये 0.015 है, ये 0.12 है। बाई चांस, वैसे अभी तक तो कभी इस तरह का क्वेश्चन आया नहीं, पर क्या पता कुछ भी पूछ लें। इन 1981 ह्यूमंस के लिए भी आपको 1981 में जो हमारी जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग r की वैल्यू दी 0.0205। ठीक है। और आपसे बोला है फाइंड आउट करो कि करंट r वैल्यू क्या है, आप चेक कर लेना गूगल पे। फॉर कैलकुलेटिंग इट यू नीड टू नो द बर्थ रेट एंड डेथ रेट। द अबव इक्वेशन डिस्क्राइब द एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिकल ग्रोथ पैटर्न एंड रिजल्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप इसका ग्राफ बनाओगे कैसा कर्व आएगा? जे शेप्ड कर्व। इफ यू आर फेमिलियर विद बेसिक कैलकुलस, तो अगर आप इस कर्व, इस इक्वेशन का इंटीग्रल फॉर्म निकालोगे ना, तो वो ऐसी इक्वेशन बनेगी। तो आपसे एग्जाम में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देकर ये इक्वेशन भी ऑप्शन में हो सकती है और ये भी हो सकती है, और फर्स्ट और सेकंड करके थर्ड बोथ भी हो सकता है। तो जल्दीबाजी में नहीं, dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn को टिक कर दो। देख लेना नीचे nt इज इक्वल टू n0 ERT तो नहीं दे रखा, मल्टीप्लाई हुआ है, सिंपली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। ठीक है। यहाँ पर क्या क्या है? अच्छा, मुझे याद है अभी रिसेंटली एक बार नीट में ये पूछ लिया कि यहाँ पर E किसको इंडिकेट करता है। ये तो सबको पता होता है, NT फाइनल पॉपुलेशन, N0 इनिशियल पॉपुलेशन, है ना। R अभी हमने पढ़ ही लिया,
इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, दैट इज बी माइनस डी। ई क्या है? ई यहाँ पर बेस ऑफ नेचुरल लॉग है, जो आपके फिजिक्स वगैरह में इक्वेशंस में होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 2.718। ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप लॉग निकाल के जैसे भी आप कंफर्टेबल हो इस तरह का न्यूमेरिकल भी कर लेना। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आगे अभी एक बार कर्व भी देख लेते हैं हम। ये देखो, ये रहा, मैंने आपको बताया था ये जो कर्व दिया है इसमें ये कौन सी ग्रोथ है बच्चों? दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। आइडियली पॉसिबल है क्या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ? नहीं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या ज्योमेट्रिक ग्रोथ है ये। इसका कर्व कैसा होता है? जे शेप्ड कर्व, जिसमें पॉपुलेशन रुक ही नहीं रही। इतने से समय में इतनी हाई पहुंच गई पॉपुलेशन, पर एक समय बाद वो सब खत्म हो जाएंगे। दिस इज ओनली इन द आइडियल कंडीशन व्हेन रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, जो कि एक्चुअली में नेचर में नहीं होते। क्लियर। आगे क्या लिखा है? एनी स्पीशीज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली अंडर अनलिमिटेड रिसोर्सेज can reach enormous population density in a shorter time. Darwin showed how even a slow growing animal like elephant could reach enormous number in the absence of check. नेचर ने क्यों लगाई ये चेक, क्यों रिस्ट्रेंट्स लगाए? हर किसी को अनलिमिटेड रिसोर्स दे देती नेचर, पर अगर वो ऐसा कर देती तो एकदम इम्बैलेंस हो जाता बच्चों। हर स्पीशीज अपना अपना नंबर बहुत तेजी से बढ़ाती। डार्विन ने इस चीज को एक्सप्लेन भी किया था कि इसीलिए नेचर ने जो लार्ज साइज ऑर्गेनिज्म है उनकी बर्थ रेट बहुत कम रखी है। जेस्टेशन पीरियड भी लंबा होता है, एक बार में 1 या 2 जनों को बर्थ देते हैं। जबकि जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं उनकी बर्थ रेट बहुत हाई रखी है कि वो एक ही समय में बहुत सारे एग्स देते हैं, तो खूब सारे इंसेक्ट्स एक साथ पैदा हो जाते हैं, बट जितनी जल्दी पैदा होते हैं उतनी जल्दी मरते भी हैं। ओके, तो द फॉलोइंग इज एन एनेक्डोट पॉपुलरली इनहेरिटेड टू डेमोन्स्ट्रेट। अच्छा हाँ, यहाँ पर है ना, ये आप खुद पढ़ लेना, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाया है कि है ना, कि मैं आपको जस्ट शॉर्ट में बता देती हूँ कि जैसे है ना, मान लो एक किंग की स्टोरी है ना, किंग की स्टोरी तो है इसमें, यस, ग्रेन्स की, कि है ना किंग, कोई आया वहां पे किंग के उसमें और उसने कहा कि मुझे है ना आपसे अनाज चाहिए, गेहूं के दाने चाहिए। तो किंग ने कहा मांगो भाई, कितने दाने चाहिए, कितने ही मांग लेगा ये? तो उसने कहा ये जो आपका चेस बोर्ड है ना, उसमें आपको पता है चेस बोर्ड में 64 स्क्वायर्स होते हैं। तो उसने कहा कि अगर हम पहले स्क्वायर पर एक ग्रेन रखें, एक गेहूं का दाना रखें, तो आपको हर दूसरे स्क्वायर पर उसके डबल गेहूं के दाने रखने हैं। तो उसने सोचा कि हाँ, क्या बड़ी बात है, एक से शुरू करूंगा, 64 टाइम्स हर चीज को डबल करना है, तो इतने तो मेरे महल में खूब है, मेरे किंगडम में खूब सारे हैं। पर जब वो चीज की गई ना, आप खुद भी कैलकुलेट करके देखना, तो 64 स्क्वायर तक पहुंचते पहुंचते वो नंबर इतना मिलियन ट्रिलियन में पहुंच जाएगा कि इतने गेहूं के दाने उसके पास थे ही नहीं। उसने अंदाजा ही नहीं लगाया था कि इतनी तेजी से बढ़ सकती है कि सिर्फ 64 टाइम्स में एक सेल को अगर आप मल्टीप्लाई करते जाओगे। आपको ध्यान है पीसीआर में मैंने आपको बताया था कि एक डीएनए 30 साइकिल्स में 1 बिलियन हो गया था। तो अब आप सोचो यहाँ तो 64 साइकिल्स करने हैं, तो वो कितना हाई हो जाएगा वो नंबर। तो इसलिए ये आपको जस्ट बताया है कि अगर हम किसी पॉपुलेशन को रोकेंगे नहीं तो वो इतनी तेजी से बढ़ती जाएगी कि उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आप पढ़ के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए नेचर ने किसी भी स्पीशीज को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अलाउ ही नहीं की है। अगर होती भी है तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होती है, जैसा मैंने आपको कहा बारिश के मौसम में रात को एकदम से फ्लाइज का नंबर बढ़ना। क्लियर। तो फिर वो कौन सी ग्रोथ है जो नेचर में एग्जिस्ट करती है बच्चों? दैट इज लॉजिस्टिक ग्रोथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीशीज इन नेचर हैज एट इट्स डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्सेज टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। किसी के भी पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। ओके, दिस लीड्स टू कॉम्पिटिशन बिटवीन इंडिविजुअल्स फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। जैसे यहाँ पे सीट्स लिमिटेड है, आप सबको कॉम्पीट करना पड़ता है, तो रिसोर्सेज लिमिटेड है तो इंडिविजुअल्स को भी कॉम्पीट करना पड़ता है। जो ज्यादा पढ़ाई करेगा वो सीट ले जाएगा, जो ज्यादा फिट होगा वो जीत जाएगा। इवेंचुअली द फिटेस्ट, वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। द गवर्नमेंट ऑफ मेनी कंट्रीज हैव आल्सो रियलाइज्ड दिस फैक्ट and introduced various restraints with a view to limit human population। और यही सोचकर अलग अलग जगह की गवर्नमेंट भी जिनको पॉपुलेशन कम करनी है तरह तरह के मेजर्स करती हैं, जिससे कि भाई कुछ ऐसे रिस्ट्रेंट्स लगा देती हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में कि पॉपुलेशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए, जिससे कि किसी तरह से तो ये ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन रुक जाए। कि नेचर ने रिस्ट्रेंट लगा रखे हैं तो हम तो लगा ही सकते हैं। ठीक है, in nature a given habitat has enough resources to support a maximum possible number।
नेचर के पास इतने कम रिसोर्सेज भी नहीं है कि वो पॉपुलेशन को अफोर्ड ही नहीं कर सकती। नेचर के पास इनफ रिसोर्सेज हैं कि एक मैक्सिमम नंबर तक वो पॉपुलेशन को अफोर्ड करेगी, और वही जो रिसोर्सेज है ना वो कहलाती है नेचर की कैरिंग कैपेसिटी, बियॉन्ड विच अगर किसी पॉपुलेशन ने उस रिसोर्सेज को भी क्रॉस करने की कोशिश की, उस नंबर को क्रॉस करने की कोशिश की, तो नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल। लेट अस कॉल दिस लिमिट एज नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी, जिसे के से इंडिकेट करते हैं। और ये जो के की वैल्यू है बच्चों, ये हर स्पीशीज की हर हैबिटेट में अलग अलग होती है। अगर मान लो हैबिटेट सेम है तो उसमें रहने वाली सारी स्पीशीज के लिए के की वैल्यू सेम होगी क्या? बिल्कुल नहीं, सबके रिसोर्सेज अलग अलग हैं। या मान लो रैट की कोई स्पीशीज हमने ले ली, एक हैबिटेट, दूसरा हैबिटेट, तीसरा हैबिटेट, सब में रैट्स के लिए के की वैल्यू सेम होगी क्या? नहीं, हैबिटेट टू हैबिटेट डिपेंड करेगा कहाँ वो कितने अडेप्टेड हैं, कहाँ कितने रिसोर्सेज उनके लिए अवेलेबल हैं। फिर तो ऐसे तो पूरे वर्ल्ड में हर जगह ह्यूमंस के लिए के की वैल्यू सेम होनी चाहिए थी, ऐसा कभी नहीं होता। तो इसको इनडायरेक्टली भी पूछ लेंगे तुमसे कि जो के की वैल्यू है वो डिफर करेगी किसके साथ? डिफर विद स्पीशीज एंड हैबिटेट। स्पीशीज टू स्पीशीज बदलेगी, इवन हैबिटेट टू हैबिटेट भी बदलेगी। ठीक है, गॉट द पॉइंट? अ पॉपुलेशन ग्रोइंग इन अ हैबिटेट विद लिमिटेड रिसोर्सेज शो इनिशियली, अब जब एक पॉपुलेशन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ग्रो करती है तो कैसा कर्व देखने को मिलता है? देखो, सिग्मॉइड कर्व। सिग्मॉइड कर्व में आपको पता है भाई, शुरू में जस्ट ग्रो कर रहे हैं तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, धीरे धीरे नंबर बढ़ेगा ना, तो इसको कहते हैं लैग फेज। फिर एकदम तेजी से ग्रो करती है, इतने से समय में इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई, उसको कहते हैं लॉग फेज। फिर इतना नंबर हो गया कि अब कंपटीशन शुरू हो गया आपस में, तो कुछ मरेंगे कुछ जिंदा रहेंगे, तो अभी भी इंक्रीज तो हो रहा है टाइम के साथ, लेकिन आप देखो इतने टाइम में बस इतना सा इंक्रीज हुआ है। तो ये वाला जो पार्ट होता है ना बच्चों, इसको कहते हैं फेज ऑफ डिसिलरेशन। क्या कहते हैं? डिसिलरेशन मतलब ऐसा नहीं है कि कम हो गई पॉपुलेशन, बढ़ रही है पर टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ रही है, लैग फेज वाली कंडीशन आ गई, यूं समझ लो तुम, क्योंकि कंपटीशन शुरू हो गया। ये क्या थी? लॉग क्या थी? फेज ऑफ एसिलरेशन। ये थी फेज ऑफ एसिलरेशन, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा, ये पॉपुलेशन डेंसिटी में के की वैल्यू है, ये वो मैक्सिमम साइज है जिसको नेचर अफोर्ड कर सकती है, नेचर की कैरिंग कैपेसिटी है। अब इसके ऊपर ये पॉपुलेशन ग्रो ही नहीं कर पाए, चाहे कितनी भी तुम आर्टिफिशियल रिसोर्सेज ले आओ। भाई हम आजकल जैसे ह्यूमंस हैं, टेक्नोलॉजी पे इतना ध्यान दे रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी हमारी नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत को पूरा कर देगी? कहने को तो लोग कह रहे हैं कि कैप्सूल आ जाएगा, पानी का भी हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, पर क्या पता वो चीजें उस तरह से हमको सेटिस्फाई कर पाए या नहीं जैसी नेचुरल रिसोर्सेज करती हैं। वी डोंट नो, है ना, वी कांट से राइट नाउ। तो एक तरह से हम भी अभी लॉजिस्टिक में ही है बच्चों, चाहे से हम अनलिमिटेड वे में ग्रो कर रहे हैं तो हम अभी लॉग फेज में हैं, इसलिए हमको लग रहा है कि यार बढ़ते रहो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ाते रहो पॉपुलेशन। पर जब हमारी ये वाली लास्ट फेज आ जाएगी ना, इस लास्ट फेज को कहते हैं एसिम्प्टोट स्टेशनरी फेज। जब हमारी ये वाली फेज आ जाएगी ना, उसके बाद हम भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन फिक्स हो जाएगी, उसके बाद ह्यूमंस का मरना बहुत तेजी से शुरू हो जाएगा। चाहे आप कितने भी मेडिकली टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो जाओ, नेचर को रिप्लेस नहीं कर सकते। यही बात इकोलॉजी ह्यूमन बींग्स को समझाती है। समझे तो ठीक, वरना फिर सबको भुगतना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो कर्व है आपका 4 फेजेस हो गई। लैग ए है, लॉग, डिसिलरेशन और स्टेशनरी फेज। ये कैसी ग्रोथ हुई बच्चों? सिग्मॉइड ग्रोथ। और ये क्या है? ये है लॉजिस्टिक ग्रोथ। प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है, वो आइडियल कंडीशंस में है, प्रैक्टिकल में। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। बस यही चीज यहां पर लिखी हुई है, पढ़ लो कि जब एक पॉपुलेशन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बढ़ती है तो पहले लैग फेज आती है, फिर फेज ऑफ एक्सीलरेशन आता है जिसको लॉग बोलते हैं, फिर फेज ऑफ डिसिलरेशन आता है, और फाइनली एसिम्प्टोट यानी स्टेशनरी फेज आ जाती है, व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी रीचेस द कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, अगर हम इसका एक प्लॉट बनाएं तो कैसा कर्व आएगा? सिग्मॉइड कर्व। और अगर हम इसकी इक्वेशन लिखे बच्चों, तो एक्चुअली ये जो इक्वेशन थी ना, ये पूछा हुआ है नीट में क्वेश्चन, वर्हल्स्ट-पर्ल 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी, इसलिए इसको बोलते हैं वर्हल्स्ट-पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन। ठीक है, क्लियर?
जो कि आपको ध्यान रखनी है। सेम इक्वेशन है dn/dt इज इक्वल टू Rn तक, तो बस उसके बाद मल्टीप्लाई करना है k माइनस n/k। हो सकता है नीट में आपको ये n माइनस k/n दे दें। k यहाँ पे ज्यादा मेन है ना, तो मैं तो बच्चों को ऐसे याद कराती हूँ कि k ऊपर नीचे दोनों जगह लिखना है, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ठीक है, देन अब तुम इसमें गड़बड़ नहीं करना, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे सब कौन सी चीज किसको इंडिकेट करती है वो सबको पता है। सिंस रिसोर्सेज फॉर ग्रोथ फॉर मोस्ट एनिमल पॉपुलेशन आर फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट, लिमिटेड है, क्योंकि ज्यादातर पॉपुलेशंस के लिए रिसोर्सेज लिमिटेड हैं या फिर जल्दी लिमिटिंग हो जाएंगे, आज नहीं तो कल, है ना। द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज कंसीडर्ड अ मोर रियलिस्टिक वन। पूछा है, gather from government census data the population figure for last 100 year and check which growth pattern is evident। तो आपको ह्यूमन पॉपुलेशन अभी किसमें है बच्चों, अभी लॉग फेज में चल रही है बस, पर है तो हम भी हैं तो किसमें, सिग्मॉइड कर्व में ही है। हमारी ग्रोथ को आप एक्सपोनेंशियल मान लो, ये क्वेश्चन तुमसे पूछ ले तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मत लिख कर आ जाना तुम। हर पॉपुलेशन जो नेचर में है, हर स्पीशीज लॉजिस्टिकली ही ग्रो करती है, अब वो कौन सी फेज में है वो डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर। तो दिस इज अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स। इसके बाद एक छोटा सा पैराग्राफ और है, वो और पढ़ लेते हैं, फिर पॉपुलेशन इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। मतलब इसमें आपको है ना थोड़ा सा इन्हीं चीजों को बताया है अलग से बच्चों, कि पॉपुलेशंस इवॉल्व करती हैं टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस, वही जिसको हमने डार्विनियन फिटनेस कहा था। तो बट ऑब्वियस आर की वैल्यू हाई होगी, b माइनस डी, in the habitat in which they live under a particular set of selection pressure मतलब जैसे तुम पर है, नेचुरल सिलेक्शन का स्पीशीज पर होता है, तो सिलेक्शन प्रेशर के अंडर क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व करते हैं टुवर्ड्स द मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी। तुम भी तो यही करते हो, पहले कभी सोचा था कि इतना पढ़ लेंगे हम, पर कुछ बच्चे अभी बियॉन्ड द कैपेसिटी अपना पढ़ डालते हैं, कॉन्सेप्ट्स में एकदम घुस जाते हैं, क्वेश्चन कर डालते हैं हजारों, तो बस ले जाते हैं वो सिलेक्शन। तो ये जो सिलेक्शन प्रेशर है, मतलब एज अ टेंशन नहीं लेना उसे, एज अ पुशिंग फोर्स लेना है हमको। ठीक है, तो जब नेचर सिलेक्शन प्रेशर डालती है तो स्पीशीज भी क्या करती है, इवॉल्व होती है। जो इवॉल्व कर जाती हैं वो जीत जाती हैं, वो आगे सर्वाइव करेंगी, बाकियों को दूसरे ऑप्शन ढूंढने पड़ते हैं। ओके, सो सम ऑर्गेनिजम्स ब्रीड, अब यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, मतलब ये अलग से फैक्ट कह लो तुम, इस पे क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी स्पीशीज है बच्चों जो अपनी लाइफ में एक ही बार ब्रीड करती है। ऐसे दो एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिए हैं, एक तो है पैसिफिक सैल्मन फिश, ये बार बार रिप्रोड्यूस नहीं करती, लाइफ में एक ही बार रिप्रोड्यूस करती है, उसके बाद मर जाती है। और बैम्बू ट्री, तुम्हारे वेरी फर्स्ट चैप्टर हट गया ना 12th का, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वहां पे दो प्लांट्स का नाम है, एक तो बैम्बू का और एक स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना, नीला कुरंजी। ये दोनों प्लांट्स लाइफ में एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स बनाते हैं और फिर दे डाई। बैम्बू तो 50 से 100 साल में एक बार, उनकी काफी लाइफ लंबी होती है बैम्बू की, अलग अलग स्पीशीज की है, 50 से 100 साल अलग अलग स्पीशीज की लाइफ है। लास्ट जब आता है लाइफ का तो दे फ्लावर एंड दे डाई। तो एक ही बार रिप्रोड्यूस करने वाली स्पीशीज में प्लांट और एनिमल दोनों याद रखने हैं। इसी तरह ऐसी स्पीशीज जो बार बार ब्रीड करती हैं तो बहुत सारी है ना, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स एंड मैमल्स, लगभग बहुत सारी स्पीशीज हैं। सम प्रोड्यूस, अब अगेन दूसरा एक फैक्ट दिया है, अभी जो थोड़ी देर पहले बोला था मैंने, कि अगर स्मॉल साइज्ड ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी बनाएंगे कि नहीं, जैसे इंसेक्ट्स। इन्होंने एक एग्जांपल दिया है ऑयस्टर, पर्ल ऑयस्टर, मॉलस्का, है ना, पेलाजिक फिशेस, ये भी होती हैं फिशेस की एक वैरायटी अलग से। तो ये छोटे छोटे साइज के हैं, इसलिए ये हाई रेट में ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, वाइल जो लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग हैं वो स्मॉल नंबर में प्रोड्यूस करेंगे। बर्ड है, मैमल्स हैं, बड़े बड़े एलिफेंट हैं, इंसेक्ट्स की तरह थोड़ी ना ब्रीड करने लगेंगे वो। ओके, सो विच इज डिजायरेबल फॉर मैक्सिमाइजिंग फिटनेस। इकोलॉजिस्ट सजेस्ट दैट लाइफ हिस्ट्री ट्रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व्ड in relation to the constraints imposed by the abiotic and biotic component of the habitat। ये जो differences हम देख रहे हैं ऊपर, ये क्यों देख रहे हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जिस हैबिटेट में रह रहे हैं कई सालों से, उस हैबिटेट में किस तरह के कॉन्स्ट्रेंट्स इन पर थे, कोई रुकावटें, बाधाएं, और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कैसे खुद को अडेप्ट किया, जिससे ये लाइफ हिस्ट्री ट्रेड्स आपने देखे। लाइफ हिस्ट्री के दौरान जो ट्रेड्स हमारे में दिखते हैं उनको बोलेंगे लाइफ हिस्ट्री ट्रेड। ठीक है, तो ये किस बेस पर इवॉल्व हुए हैं, जो भी कॉन्स्टेंट्स नेचर ने इन पर लगाए हैं। ठीक है,
evolution of life history trait in different species is currently an important area of research being conducted by ecologists। वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये पैराग्राफ देने की बिल्कुल भी नीड थी, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, बट ज्यादा से ज्यादा आपसे बस ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स पूछ लेंगे कि वो कौन सी स्पीशीज है जो एक बार ब्रीड करती है, जो बहुत बार ब्रीड करते हैं। स्मॉल साइज है तो लार्जर नंबर बनाएंगे, लार्जर साइज है तो स्मॉल नंबर ऑफ प्रोजेनी बनाएंगे, दैट्स इट। बाकी आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना इस पैराग्राफ में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। अब एक टॉपिक रह गया हमारा इसमें, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, जिसमें आप प्रिडेशन, कॉम्पिटिशन और म्यूचुअलिज्म, है ना, और एक क्या है, पैरासाइटिज्म, इनके बारे में पढ़ना है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। गुड बाय।